किया था कौन सा, डाइजेस्टिव सिस्टम या जिसको कहा जाता है पाचन तंत्र। और मैंने बताया था डाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो मैंने बताया होगा वो सिस्टम जो डाइजेशन करवाता है उन सारे ऑर्गन्स को एक साथ मिलाकर हम सिस्टम या तंत्र का नाम देते हैं। ठीक है, डाइजेशन क्या होता है, तो मैंने बताया कि हम खाते हैं लार्ज पार्टिकल्स, और लार्ज पार्टिकल्स का स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, डाइजेशन या पाचन नाम देते हैं। देन मैंने सबसे पहले बताया हमने खाना कहाँ खाया, माउथ। तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो गया, मैम माउथ से ही स्टार्ट हो गया। माउथ में कितने ऑर्गन पड़े, 2 ऑर्गन पड़े, कौन कौन सा, नंबर 1 इज, कौन सा पढ़ा था, तो नंबर 1 में आपने पढ़ा था टीथ, और टीथ के बाद क्या पढ़ा था, टंग। तो माउथ में किसका डाइजेशन हुआ था, मैम कार्बोहाइड्रेट का हुआ था। किस में, ग्लूकोज में। कितना, ऑलमोस्ट मैम 70% हुआ था। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये हुआ कि कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, हाफ डाइजेशन हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो आपका माउथ का खाना था वो कहाँ गया, फूड पाइप में। फूड पाइप को क्या बोलते हैं, ओइसोफेगस। और फूड पाइप ने क्या किया, माउथ का खाना कहाँ ट्रांसफर किया, स्टमक में। स्टमक में, तो आज हमें स्टमक से स्टार्ट करना है कि स्टमक में कैसे खाने का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, ठीक है, देखिए तो अब खाना कहाँ आया, तो खाना आया मैम स्टमक में। और स्टमक को मैंने बताया था हिंदी में इसके 3 नाम होते हैं। हिंदी में इसको आप अमाशय, हिंदी में आप इसको अमाशय कह सकते हैं, अमाशय, या इसको कह सकते हैं आप हिंदी में पेट, या इसका नाम होता है हिंदी में उदर। आप किसी भी नाम से बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे ही आपने माउथ में खाना खाया, जब वो स्टमक में आता है, जब वो स्टमक में पेट में आता है, तो पेट में 1 से 1.5 घंटे तक एज इट इज फूड ऐसा का ऐसा पड़ा रहता है, कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, आपकी स्टमक में जो ग्लैंड होती हैं, स्टमक में कौन सी ग्लैंड करवाई थी मैंने, मैम स्टमक वाली ग्लैंड का नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, और हिंदी में इसको बोलते हैं अमाशय ग्रंथि, अमाशय ग्रंथि। तो स्टमक में ग्रंथि है। अब मैंने ग्रंथि किसको बोलते हैं, तो मैंने आपको कल बताया था, ऐसा कोई ऑर्गन जो जूस, एंजाइम या हार्मोन बनाए उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड, ग्रंथि बोलते हैं। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमें कौन सी ग्लैंड पढ़नी है, तो मैम हमें ऐसी ग्लैंड पढ़नी है जो क्या बनाए, जूस या एंजाइम। क्योंकि डाइजेशन कौन करवाता है, या तो जूस करवाता है या एंजाइम करवाता है। ठीक है, तो जैसे ही आपके स्टमक में खाना आया तो 1 से 1.5 घंटे खाना ऐसे ही पड़ा रहता है। उसके बाद आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टिमुलेट होती है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टिमुलेट होकर 3 चीजें बनाती हैं। एक एसिड बनाती है सबसे पहला। इस एसिड का नाम क्या होता है, तो इस एसिड का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको मैं केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगी, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद दूसरा यहाँ पर क्या बनता है, दूसरा एक एंजाइम बनता है पेप्सिन, सेम नाम हिंदी में पेप्सिन एंजाइम। और एक और 3 नंबर पे एंजाइम बनता है कौन सा, रेनिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम। क्लियर है। तो मैम हमारे स्टमक में जो अमाशय ग्रंथियां होती हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, वो 3 चीज बनाती हैं, कौन कौन सा, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक पेप्सिन, एक रेनिन। सबसे पहले आते हैं हम इस HCl पे। HCl एक एसिड है, एक अम्ल है, और एसिड कभी भी डाइजेशन नहीं करवाते हैं। जो अम्ल होते हैं वो कभी पाचन नहीं करवाते हैं। पाचन कौन करवाता है हमेशा, तो पाचन हमेशा करवाते हैं आपके एंजाइम्स। लाइक कल मैंने पढ़ाया था सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, आज आपको पढ़ाऊंगी मैं पेप्सिन रेनिन एंजाइम। तो कभी भी एसिड डाइजेशन नहीं करवा सकते। तो मैम इस एसिड का हमारे स्टमक में क्या काम होता है, तो ध्यान से सुनिए, इस HCl का काम क्या होता है। पहला काम तो इसका काम क्या होता है, टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो सूक्ष्म जीव आते हैं, सूक्ष्म जीव का मतलब समझते हैं, जैसे आपने खाना खाया, खाने के साथ आपने कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कुछ हार्मफुल चीज खा ली, ठीक है, कोई सूक्ष्म जीव आ गया आपके खाने के साथ, तो ये HCl इतना स्ट्रॉन्ग होता है। HCl केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इतने स्ट्रॉन्ग एसिड की pH बहुत कम होती है। तो इतनी कम pH वैल्यू में जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो ऑटोमेटिकली मर जाते हैं। तो एक तो HCl का काम क्या हो गया, मैम कोई भी हमने खाने के साथ खराब पार्टिकल खा लिया तो उसका उसको डाइजेस्ट करना, उसको किल करना। दूसरा
ये एक एसिड है और अगर आपने स्पाइसी ज्यादा खा लिया, आपकी ओवर ईटिंग हो गई, या आपने कुछ खराब जंक फूड ज्यादा खा लिया, ऑयली फूड ज्यादा खा लिया, ये एक एसिड है और ये कर देगा एसिडिटी। ये एसिड है, इसकी पीएच और कम होगी, और कम पीएच होगी, आपका पेट जलेगा। उसी स्टेज को बोलते हैं आप एसिडिटी होना, आपका पेट जलने लग जाएगा, एसिडिटी होना। तो दो काम हो गए, एक तो मैम कोई सूक्ष्म जीव खा गए उसको मारना, दूसरा अगर आपने ज्यादा खा लिया, ओवर ईटिंग हो गई, स्पाइसी ज्यादा खा लिया, जंक फूड ज्यादा खा लिए, तो ये एसिड है, इसकी पीएच डिक्रीज होगी और आपके पेट में जलन होगी। उस जलन वाली स्टेज को हम क्या बोलते हैं? एसिडिटी बोलते हैं। क्लियर है? उसके अलावा देखो इस HCl का काम क्या होता है, जो मेन फंक्शन क्या होता है इस HCl का। ये जो दो एंजाइम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एक पेप्सिन और एक रेनिन एंजाइम, तो ये मैंने इनकी एक्टिवेट फॉर्म लिखी है। पहले से ये नॉन एक्टिव फॉर्म में होते हैं। अगर मैं बात करूं पेप्सिन की, तो पेप्सिन पहले से होता है पेप्सिनोजन की फॉर्म में। पेप्सिन पहले से किसकी फॉर्म में होता है? पेप्सिनोजन की फॉर्म में होता है। और पेप्सिनोजन फॉर्म जो होती है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है, वो एक्टिवेट नहीं होती है। ठीक है। दूसरा, अंकित लांबा जी कह रहे हैं साउंड नहीं आ रही है, तो बेटा साउंड यहां से तो बिल्कुल ओके है, मैंने माइक में चेक कर ली है, शायद आपने अनम्यूट नहीं किया होगा। प्लीज बच्चा एक कमेंट करके इनको बोलिएगा कि हाँ वो कर दें, थोड़ा सा साउंड का अनम्यूट कर लें ऑप्शन। ठीक है। देखो, तो जो पेप्सिन एंजाइम है वो पहले से किस फॉर्म में था? पेप्सिनोजन की फॉर्म में था। और ये रेनिन जो है वो पहले से किस फॉर्म में है? तो ये प्रोरेनिन की फॉर्म में होता है। ये पहले से प्रोरेनिन की फॉर्म में होता है। ठीक है। अब ये दोनों क्या होती हैं? तो ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म होती हैं। किसकी? पेप्सिन और पेप्सिनोजन की। और ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपसे पूछेगा कि पेप्सिन एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म का नाम बताओ। आपको आंसर क्या करना है? पेप्सिनोजन। आपसे पूछे रेनिन एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म का नाम बताओ, प्रोरेनिन। तो पहले से जब तक HCl नहीं बना था तब तक आपके बॉडी में जो स्टमक है, स्टमक के अंदर पेप्सिन किस फॉर्म में होता है? पेप्सिनोजन। और रेनिन किस फॉर्म में होता है? प्रोरेनिन की फॉर्म में। अब HCl निकलेगा तो HCl के पास pH वैल्यू कम होता है क्योंकि एसिड है। कल बताया था मैंने, एसिड की pH वैल्यू कितनी होती है? 0 to 7 होती है। बट मैम ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी pH क्या होती है? बहुत कम होती है। ठीक है। ठीक है। तो अब क्या होगा? अब क्या होता है देखिए, अब जो HCl है उसकी pH वैल्यू कम होती है, तो इतनी pH वैल्यूज में जैसे ये एंजाइम आते हैं पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, ये अपनी इनएक्टिव फॉर्म से किस में आ जाते हैं? एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे ही पेप्सिन एक्टिवेट होगा, P4 पेप्सिन, P4 प्रोटीन, ये किसका डाइजेशन करेगा? तो मैम ये प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। प्रोटीन क्या होती है? जैसे आपने सोयाबीन खाया, नॉनवेज खाया, आपने दाल खाई, इन सब में हमें क्या मिलता है? प्रोटीन। और प्रोटीन को ये किस में कन्वर्ट करता है? तो ये प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। कितना परसेंट? तो ऑलमोस्ट 90% प्रोटीन जो है वो पेप्टोन्स की फॉर्म में आ जाते हैं। कौन लाता है इसको पेप्टोन की फॉर्म में? तो मैम पेप्सिन एंजाइम लाता है। क्लियर है? ये रेनिन भी एक एंजाइम है। ये किसका डाइजेशन करता है? ये दूध का डाइजेशन करता है। अगर आपने दूध पिया तो उस दूध को ये प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। और दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो दूध में केसीन प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन है। और दूध का ये रेनिन एंजाइम 100% डाइजेशन कर देता है। इस एंजाइम के अलावा कोई भी एंजाइम हमारे स्टमक में या हमारे बॉडी में दूध का डाइजेशन नहीं कर सकता। दूध का सिर्फ एक ही एंजाइम डाइजेशन करता है, दैट इज रेनिन एंजाइम। अब मैम ये बताइए हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे? सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपके जो स्टमक है उसका pH वैल्यू कितना होना चाहिए। मैंने बोला है स्टमक में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो इसका pH भी बहुत कम होता है। 1.5 से लेकर 2.5 रेंज का इसका pH वैल्यू होता है। सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है। दूसरा आपसे पूछेगा स्टमक में या पेट में कौन सी ग्रंथियां होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं। ठीक है। तीसरा पूछेगा स्टमक में कितनी चीज बनती है? स्टमक में, पेट में 3 चीज बनती हैं।
अगला क्वेश्चन पूछेगा कि स्टमक में कौन सा एसिड होता है, स्टमक में कौन सा अम्ल होता है। आपको आंसर क्या देना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस HCl की pH कितनी होती है, तो मैम ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले रहा है तो उसका pH वैल्यू 0 भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा इस HCl का काम क्या होता है, तो आपको बोलना है मैम ये एक एसिड होता है। एसिड कभी भी डाइजेशन नहीं करवा सकते, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसी हेल्प करता है, तो हमारे स्टमक में 2 एंजाइम होते हैं, पहला पेप्सिन, दूसरा रेनिन। ये दोनों पहले से नॉन एक्टिव फॉर्म में होते हैं या इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। कौन कौन सी, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। तो जैसे ही HCl निकलेगा, HCl की pH वैल्यू कम होती है और इतनी pH वैल्यू में ये एंजाइम्स एक्टिवेट होकर किस फॉर्म में आ जाते हैं, इस फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। प्रमोद जी कल क्लास होगा इसमें मैथ्स का, कल संडे को भी क्लास होगा मैथ्स का, डोंट यू वरी, है ना। फिर मंडे ट्यूसडे आपका रीजनिंग चलेगा, फिर वापस अगले वीक में मैथ्स होगा आपका, डोंट वरी डोंट वरी। तो पेप्सिन और रेनिन 2 एंजाइम बन गए। P4 पेप्सिन, आपसे पूछे प्रोटीन का डाइजेशन कौन सा एंजाइम करता है, पेप्सिन। किस में करता है, पेप्टोन्स में। कितना परसेंट, 90%। फिर आपसे पूछेगा दूध का डाइजेशन या पाचन कौन सा एंजाइम करता है, रेनिन एंजाइम। किस में करता है, प्रोटीन में। और दूध में कौन सी प्रोटीन होती है, केसिन प्रोटीन होती है। आप पूछे HCl का और क्या काम होता है, तो एसिडिटी करना। एसिडिटी को हिंदी में बोलते हैं अम्लता करना। क्लियर है, ये आपका स्टमक में पढ़ना है। एक क्वेश्चन और बनता है बहुत अच्छा कि बच्चों में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा एंजाइम सिक्रीट होता है। बच्चे क्या पीते हैं मैम, दूध पीते हैं, और दूध का डाइजेशन करने वाले एंजाइम का नाम क्या होता है, रेनिन एंजाइम। अमित जी पूछ रहे कौन सा टॉपिक चल रहा है, तो अमित जी बेटा क्या कल आए नहीं थे आप क्लास में। ये 1.5 से 2.5 किस चीज का pH है, अरे बेटा ये स्टमक का pH है, पेट का, क्योंकि पेट में इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए इसका pH वैल्यू इतना कम होता है, ठीक है। बता देंगे, इतने सारे क्वेश्चंस मैंने सारे बता दिए आपको, जो स्टमक से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैम ये सारा का सारा खाना कहाँ जाएगा, अब ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। तो नेक्स्ट आपका ऑर्गन कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट आपको कौन सा पार्ट पढ़ना है, तो मैम हमें पढ़ना है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको कहा जाता है छोटी आंत। छोटी आंत, पहला माउथ था, दूसरा फूड पाइप था, तीसरा स्टमक था, अब 4 नंबर पे आएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हिंदी में इसको कहा जाता है छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन आपके स्टमक के नीचे वाले पार्ट में, इसको स्टमक के नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं एब्डोमिनल। तो एब्डोमिनल वाले पार्ट में 2 इंटेस्टाइन होती हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन और एक लार्ज इंटेस्टाइन, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये नाम में छोटी है बट उसकी लेंथ जो होती है वो बड़ी से भी बड़ी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर लंबाई की बात करें, इसकी लेंथ की बात करें, तो 6 to 6.25 मीटर में होती है। ये सोचो इतना ज्यादा, 6 से 6.25 मीटर में होती है। अब आपको पता क्यों नहीं लगता है, क्योंकि मैम ये ऐसे रहती है, फोल्डेड रहती है, ये ऐसे, इसलिए आपको पता नहीं लगता कि स्मॉल इंटेस्टाइन की इतनी ज्यादा लेंथ है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है, तो 1 to 1.5 मीटर, 1 से 1.5 मीटर की होती है लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत इतनी बड़ी होती है, बड़ी आंत इतनी। तो मैम फिर आपने इसको छोटी आंत क्यों बोला और इसको बड़ी आंत क्यों बोला। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका डायमीटर कम होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज्यादा होता है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन को हमने लार्ज इंटेस्टाइन बोल दिया और स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन बोल दिया। अगर डायमीटर की बात करेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज्यादा होगा, बट अगर लेंथ की बात करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। देखो तो आपने माउथ में खाना खाया, माउथ से ऊपर आपका यहां पर स्टमक था, ये यहां पर आपका स्टमक था, ऐसे करके ये स्टमक वाले पार्ट से आपका फूड आ रहा था, ये आपका स्टमक। अब देखो इस स्टमक से खाना कहाँ आया है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है। अब आपको पढ़ना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, छोटी आंत के कितने पार्ट होते हैं।
तो 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की 3 पार्ट होते हैं। पहली बात तो आपको इन पार्ट के नाम ही याद होने चाहिए। कौन कौन सा? नंबर 1 इज ड्यूडेनम पार्ट, जैसे भी नाम है आपको याद करने ही पड़ेंगे। नंबर 1 इज ड्यूडेनम पार्ट, नंबर 2 इज जैजुनम पार्ट, जैजुनम, और नंबर 3 पे आता है इलियम पार्ट। तो ये आपकी छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा? ड्यूडेनम, जैजुनम, इलियम। जैजुनम अख्तर जी कुछ कहने चाह रहे हैं कि मेरा बेटा एनटीपीसी 10+2 लेवल एग्जाम पहली बार देगा और मैं अंतिम बार रिजर्वेशन के साथ एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम दूंगा। कभी कभी मैं लेक्चर देखता हूं। आपके पढ़ाने का तरीका अच्छा है, लेकिन अनुरोध है कि आप मैथ का पीडीएफ को प्रॉपरली अपलोड करवाएं। ठीक है अख्तर जी, आपका फीडबैक मैंने आपका ले लिया है। फीडबैक मैं अभी क्लास के बाद जो डीपी सर है उनको मैं फोन करके बोल दूंगी कि भैया जो भी आपने पीडीएफ नहीं दिया है वो आज का आज अर्जेंट बेसिस पे आप पीडीएफ अपलोड करवा दीजिए। एंड थैंक यू सो मच अख्तर जी, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो थैंक यू सो मच। ठीक है, देखिए तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जैजुनम, इलियम। अब ध्यान से सुनना, कहां से कहां तक ड्यूडेनम होता है, कहां से कहां जैजुनम होता है और कहां से कहां तक इलियम होता है। तो यहां से लेकर यहां तक का जब एक यू बनता है, ऐसे उल्टा एक यू बनता है, इस पार्ट को आप नाम देते हैं डी पार्ट, डी फॉर ड्यूडेनम वाला। फिर यहां से लेकर यहां तक के पार्ट को हम नाम देते हैं जे, जे फॉर जैजुनम, और यहां से लेकर यहां तक के पार्ट को हम नाम देते हैं आई, आई, ड्यूडेनम, जैजुनम, इलियम। क्लियर है? ड्यूडेनम, जैजुनम, इलियम। अब आपको एक एक करके पढ़ना है। एक बात बताइए, अच्छा फिर से समझाऊं? चलो मैं समझा देती हूं। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। ऊपर आपने आपका खाना कहाँ था? स्टमक में। या आपका स्टमक है पेट, और स्टमक से आपकी ऐसे डक्ट के थ्रू आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आया। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट? 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जैजुनम, इलियम। तो यहां से ये वाला जो पार्ट है इसको ड्यूडेनम बोलते हैं, यहां से लेकर यहां तक के पार्ट को जैजुनम, और यहां से लेकर यहां तक के पार्ट को इलियम। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद स्टमक के बाद पेट के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में सबसे पहले फूड एंटर करता है? ठीक है, पेट के बाद छोटी आंत के किस भाग में सबसे पहले खाना आता है? तो कौन से पार्ट में आता है? ड्यूडेनम में। तो अब आपको 1 नंबर पे कौन सा पढ़ना है? ड्यूडेनम पार्ट 1 नंबर पे पढ़ना है आपको। देखो अब कैसे पढ़ना है। अगला जो मैं आपको सेंटेंस बोलने वाली हूं वो बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके भी एग्जाम में आने के चांसेस हैं। देखिए कैसे, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है, इस ड्यूडेनम वाले पार्ट से ऊपर आपका एक ऑर्गन कनेक्ट होता है। आपको मैंने जो कल फ्लो चार्ट बनवाया था आप उसमें देख सकते हैं। उस फ्लो चार्ट में लिखा हुआ होगा, मैंने लिखा था इधर स्मॉल इंटेस्टाइन और इधर लिखा था लीवर और पैनक्रियास। और मैंने एक सेंटेंस बोला था, क्या मैंने कहा था कि ये जो दोनों ऑर्गन्स हैं, ये जो दोनों अंग हैं, वो एज ए ग्लैंड काम करते हैं, एज ए ग्रंथि काम करते हैं। मैम ग्रंथि की तरह क्यों काम करते हैं? क्योंकि मैंने बताया था इनसे जूस या एंजाइम निकलते होंगे, इसलिए हमने इनको ग्रंथि बोला। ठीक है, तो ये जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है, इस ड्यूडेनम वाले पार्ट से एक ऑर्गन कनेक्ट है। कौन सा? ये मैंने यहाँ पर क्या बनाया है? तो मैंने ये लीवर बनाया है, जिसको यकृत कहा जाता है। और इस लीवर के पीछे की साइड आपका एक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो कि मैं यहाँ डायग्राम में नहीं बना सकती, ठीक है,
आपको क्या याद करना है? आपको याद करना है कि स्टमक से खाना कहाँ आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में सबसे पहले एंटर करता है? ड्यूडेनम वाले पार्ट में। और ड्यूडेनम वाले पार्ट से क्या होता है? तो देखो क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके डायग्राम बताती हूँ स्ट्रक्चर की कैसे जुड़ा हुआ होता है। ये आपका ऐसे लीवर होता है, ये आपका लीवर, ठीक है। अब इस लीवर के बैक साइड में बना रही हूं मैं, अब मैं डायग्राम पीछे की साइड तो बना नहीं सकती, तो यहीं पर मुझे दिखाना होगा। तो इस ड्यूडेनम के से कनेक्ट होता है लीवर, और इस लीवर के बैक साइड में ऐसा आपका एक ऑर्गन होता है, ऐसे लीफ लाइक, पत्ती के आकार का, ठीक है। इसको कहा जाता है पैनक्रियाज, इसको कहा जाता है पैनक्रियाज, अग्नाशय कहा जाता है, ठीक है। और इस लीवर के इधर की साइड एक थैली लटकी हुई होती है, एक थैली जैसा, एक बैग जैसा ऑर्गन होता है, उसको आप कहते हैं गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर सुना होगा आपने कि मेरे गोल ब्लैडर में स्टोन हो गया, हिंदी में इसको बोलते हैं पित्ताशय, हिंदी में इसको बोलते हैं पित्ताशय, ठीक है। ये क्या? ये लीवर। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट से कितने ऑर्गन कनेक्ट हैं? कितने? लीवर, पैनक्रियास, गोल ब्लैडर। और ये डक्ट आकर ऐसे, ये जो मैंने बनाया है ये आपका डी वाला पार्ट है, डी फॉर ड्यूडेनम। ऐसे कनेक्ट होती है स्ट्रक्चर। अब मैं वहां दिखा नहीं सकती तो मैंने यहां पर आपको दिखा दिया। क्लियर है? बता देंगे। हाँ, लीवर में हेपेटिक सेल्स होती हैं, बिल्कुल हेपेटिक सेल्स होती हैं, अभी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो ये लीवर, ये गोल ब्लैडर और ये पैनक्रियास। तो मैम हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, देखो मैं एक बात रिपीट कर देती हूँ आपको, लीवर, पैनक्रियास, गोल ब्लैडर में खाना नहीं जाता है। खाना तो कहाँ है? इस वाले पार्ट में है। और ये कौन सा पार्ट है? ड्यूडेनम वाला पार्ट। और इस ड्यूडेनम से कौन कौन कनेक्ट है? ये 3 ऑर्गन कनेक्ट हैं। कहीं आप सोचो कि मैम डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर का नाम ले रही हैं तो लीवर में खाना जाता होगा। नहीं बाबा, लीवर में खाना नहीं जाता है। लीवर अपना जूस कहाँ डालता है? ड्यूडेनम वाले पार्ट में डालता है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि लीवर और पैनक्रियाज अपने जूस का सिक्रेशन किस पार्ट में देते हैं? तो आपको बोलना है स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में देते हैं? ड्यूडेनम वाले पार्ट में देते हैं। क्लियर है? बता दोगे? तो अब आपको इस ड्यूडेनम वाले पार्ट में पहले लीवर पढ़ना, उसके बाद पैनक्रियास पढ़ना। तो मैंने यहां पर लिख दिया है ड्यूडेनम पार्ट, यहां पे मैंने लिख दिया है ड्यूडेनम पार्ट, और इस ड्यूडेनम में मैंने ए नंबर लगा के लिख दिया है लीवर, ए नंबर लगा के लिख दिया है लीवर। और लीवर को हिंदी में कहा जाता है यकृत। लीवर को हिंदी में कहा जाता है यकृत, ठीक है। अब देखो यहां से लीवर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चंस हमेशा कॉमन रहते हैं, ठीक है। लीवर के सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि लीवर की स्टडी को क्या नाम देते हैं? तो लीवर की स्टडी को कहा जाता है हिपैटोलॉजी। लीवर की स्टडी को कहा जाता है हिपैटोलॉजी, ठीक है। बता देंगे स्टडी ऑफ लीवर इज नोन एज हिपैटोलॉजी। हिंदी में बोलेंगे यकृत के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहा जाता है, यकृत के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि जो लीवर की सेल्स होती हैं, लीवर में जो कोशिकाएं होती हैं, लीवर एक ऑर्गन है और ऑर्गन की बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल, ठीक है। तो लीवर में जो सेल्स होती हैं उनका नाम होता है हेपेटिक सेल्स, उनका नाम होता है हेपेटिक सेल्स, और हिंदी में इनको बोलते हैं हिपैटिक कोशिका, उनको बोला जाता है हिपैटिक कोशिका। क्लियर है? और ये जो हेपेटिक सेल्स होती हैं वो क्या बनाती हैं? तो ये हेपेटिक सेल्स द्वारा बनाया जाता है एक जूस, उस जूस का नाम होता है बाइल जूस, उस जूस का नाम है बाइल जूस। हिंदी में इसको कहा जाता है पित्तरस, बाइल जूस। तो अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऑर्गन बाइल जूस बनाता है? तो बाइल जूस कौन बनाता है मैम? लीवर बनाता है। लीवर ऐसे बाइल जूस बनाता रहता है, बनाता रहता है, बनाता रहता है। 24 आवर आपका लीवर क्या बना रहा है? 24 आवर, 24 घंटे आपका लीवर क्या बना रहा है? बाइल जूस बना रहा है। और ये बाइल जूस जब एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो वो जाकर स्टोर कहाँ होता है? तो वो गोल ब्लैडर में होता है। इसीलिए इसको पित्ताशय या इसको बोला जाता है पित्त की थैली, क्योंकि पित्त रस को स्टोर करता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा
कि किस ऑर्गन के द्वारा बाइल जूस बनता है, तो आपको आंसर क्या देना है, लीवर के द्वारा बाइल जूस बनाया जाता है। फिर पूछेगा कि ये जो बाइल जूस है वो स्टोर कहाँ होता है, उसका संग्रह किस ऑर्गन में होता है, तो बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। या फिर कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि उस जूस का नाम बताओ जो हमारे बॉडी में 24 आवर सिक्रीट होता रहता है, तो कौन सा जूस, बाइल जूस। ठीक है, तो मैम एक्सेस बाइल जूस कहाँ स्टोर हो गया, पित्त की थैली में या गॉल ब्लैडर में, और बाकी का बाइल जूस कहाँ आकर गिर जाता है, तो ड्यूडेनम वाले पार्ट में। क्लियर है, तो मैम थोड़ा बहुत जो जूस है वो स्टोर हो गया, बाकी का जूस कहाँ आ गया, ड्यूडेनम वाले पार्ट में आ गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो बाइल जूस है इसका कलर क्या होता है, तो बाइल जूस का रंग होता है ग्रीन कलर का, बाइल जूस होता है हरे रंग का। अब साइंस में जब भी आप कोई कलर पढ़ोगे तो उस कलर के पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है कलरिंग पिगमेंट, उस कलर के पीछे हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है कलरिंग पिगमेंट। आपसे पूछेगा कि बाइल जूस का जो ग्रीन कलर है उसके पीछे कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है, कौन से पिगमेंट की वजह से बाइल जूस का रंग हरा होता है, तो आपको यहाँ आंसर देना है कि इसके ग्रीन कलर के पीछे एक पिगमेंट होता है, उसका नाम होता है बिलीवर्डिन पिगमेंट, बिलीवर्डिन पिगमेंट, बिलीवर्डिन। तो कितने सारे क्वेश्चंस हो गए, इतने सारे। एक बार फिर रिपीट करती हूं मैं, देखो खाना कहाँ था, स्टमक में था, और स्टमक से खाना कहाँ आया, इस पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे पहले किस पार्ट में एंटर करा, ड्यूडेनम वाले पार्ट में एंटर करा। और ड्यूडेनम से कौन अटैच्ड होता है मैम, लीवर। और लीवर के बैक साइड में कितने ऑर्गन होते हैं मैम, 2 ऑर्गन होते हैं, एक होता है गॉल ब्लैडर, एक होता है पैनक्रियास। क्लियर है, तो ये तीनों ऑर्गन कहाँ कनेक्ट होते हैं, ड्यूडेनम वाले पार्ट से। क्वेश्चन आए लीवर और पैनक्रियाज यकृत और अग्नाशय, देखो स्टमक को हिंदी में अमाशय बोलते हैं और पैनक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। तो आपसे पूछे कि लीवर और पैनक्रियाज अपने जूस का सिक्रेशन किस में डालते हैं, कौन से पार्ट में, ड्यूडेनम वाले पार्ट में। क्लियर है, अब आओ यहां पर, मैंने ड्यूडेनम में ए नंबर लगा के लिखा लीवर। लीवर की स्टडी को क्या बोलते हैं, हेपेटोलॉजी। ये बहुत सारे एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है कि लीवर की स्टडी को क्या कहते हैं, हेपेटोलॉजी। और लीवर में जो सेल्स होती है उनका नाम क्या होता है, हेपेटिक सेल्स, हेपेटिक सेल्स। और लीवर क्या बनाता है, जूस बनाता है, कौन सा, बाइल जूस। लीवर जूस बनाएगा और वो जूस स्टोर कहाँ होता है मैम, पित्त की थैली में या गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, और इस बाइल जूस का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर। किस पिगमेंट की वजह से, बिलीवर्डिन पिगमेंट की वजह से। और कुछ स्टोर हो गया बाइल जूस, बाकी का कहाँ आ गया, ड्यूडेनम वाले पार्ट में आ गया। और ड्यूडेनम में क्या होता है, तो मैम ड्यूडेनम में होता है फूड। ड्यूडेनम में क्या होता है, खाना होता है। यही तो बताया मैंने, ड्यूडेनम में क्या है, खाना। मैंने अभी एक सेंटेंस बोला था कि लीवर और पैनक्रियाज के अंदर खाना नहीं जाता है, बट लीवर और पैनक्रियाज अपने जूस का सिक्रेशन कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में करते हैं। तो मैम ये बाइल जूस कहाँ आ गया, तो ये बाइल जूस आ गया है ड्यूडेनम वाले पार्ट में। ड्यूडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब ड्यूडेनम में क्या होता है मैम, फूड होता है, खाना होता है। ठीक है, और फूड में कितने टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, तो फूड में मैम 3 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। नंबर 1 इज कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 इज प्रोटीन, नंबर 3 इज लिपिड। माउथ में किसका पाचन हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का। स्टमक में किसका हुआ था, प्रोटीन और दूध का। अब आपका जो फूड है यहाँ पर ड्यूडेनम वाले पार्ट में, इस फूड में जो होती है लिपिड्स, लिपिड्स क्या होती हैं, फैट। और फैट क्या होती है, जो आप ड्रॉप की फॉर्म में खाते हो, जैसे आपने ऑयल, घी, मक्खन वगैरह खाया है, आपने कुछ मीट खाया है, उन सब में क्या होता है, फैट या लिपिड्स। और ये बाइल जूस क्या करता है, आपने ऐसे लिपिड्स, इतनी बड़ी बड़ी लिपिड्स खाई हैं, आपने इन लिपिड्स की बहुत बड़ी बड़ी ड्रॉप्स खाई हैं, और आपका बाइल जूस क्या करता है, इन फैट को तोड़ देता है। इन फैट को किस में तोड़ देता है, फैटी एसिड्स में। फैटी एसिड्स क्या होती हैं, तो इसको कहा जाता है वसीय अम्ल। वसीय अम्ल कितना परसेंट तोड़ता है, तो ऑलमोस्ट 95% लिपिड्स या फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। कौन करता है, बाइल जूस। बाइल जूस किसने बनाया, लीवर ने। तो मैंने यहां पर लिख दिया बाइल जूस। और बाइल जूस का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको,
पित्तरस। और किस एक क्वेश्चन आता है कि बाइल जूस, अभी पैनक्रियाज पे आए नहीं है गणेश गुप्ता जी, पैनक्रियाज पे आएंगे तो पैनक्रियाज का फंक्शन पढ़ाएंगे। एक बार अभी रुकिए, आप यहीं पर पढ़िए लीवर। देखो मैंने यहाँ ए नंबर डाला है, चीजों को ध्यान से सुना करो। जब ए डाला है तो बी डालूंगी तो पैनक्रियाज पढ़ाऊंगी, ध्यान से सुना करो चीजों को, ठीक है। तो लिपिड्स क्या करता है मैम, वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को वसीय अम्ल की छोटी छोटी, ऐसे इससे ये लार्ज ड्रॉप्स थी, ये स्मॉल ड्रॉप में कन्वर्ट कर देता है। और मैंने क्या बताया था, लार्ज पार्टिकल का स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आते हैं कि लीवर किस प्रोसेस पे काम करता है। तो एक टर्म है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ाऊंगी, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, और हिंदी में इसका नाम होता है पायसीकरण विधि। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, तो किसी भी फैट की बड़ी ड्रॉप को स्मॉल ड्रॉप में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण नाम देते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लीवर किस प्रोसेस पे काम करता है, यकृत किस प्रक्रिया पर आधारित है, तो आपको ऑप्शन क्या लेना है, इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण। तो लीवर ने सिर्फ किसका डाइजेशन किया, तो मैम लीवर ने लिपिड या फैट का डाइजेशन किया। कितना परसेंट, 95%। किस में, तो फैटी एसिड्स में। अब बताओ, आपसे इनडायरेक्टली घुमाकर पूछ ले कि लीवर से निकलने वाले बाइल जूस ने किस फूड पार्टिकल का डाइजेशन नहीं किया, ना तो कार्बोहाइड्रेट का किया, ना प्रोटीन का किया, ना दूध का किया, सिर्फ किसका किया, लिपिड्स का किया। बता देंगे। अब बात आती है कि इस बाइल जूस या इस लीवर का पीएच कितना होता है, तो ये स्लाइटली बेसिक फॉर्म में होता है। इसका पीएच वैल्यू होता है 7.5 से लेकर 8.5। अब आपसे पूछिए इसका नेचर कैसा हो गया, तो मैम 7 से ऊपर पीएच है तो बेसिक या क्षारीय प्रकृति का हो गया, ये क्षारीय प्रकृति का हो गया। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। अब कैसे याद करने हैं वो आप जाने, आपका काम जाने, बट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सारे, इसलिए मैंने आपको बता दिए। एक बार अपने माइंड में फिर से रिवाइज कर लीजिए कि मैंने कैसे क्या पढ़ाया, एक इमेज से स्टोर कर लीजिए कि कहाँ से फूड आता है, कैसे डाइजेशन होता है। पहले जो क्लास चल रही है अमित, उस पे ध्यान दो। मैम केमिस्ट्री की कब क्लास चलेगी, तो केमिस्ट्री की भी क्लास हो जाएगी, डोंट वरी, क्लास केमिस्ट्री। तो मैं एक बार फिर रिपीट करूं, मैंने क्या बताया कि फूड स्टमक में आया और स्टमक के बाद फूड कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम से एक लीवर कनेक्ट था, तो मैंने लीवर आपको कंप्लीट पढ़ा दिया। लीवर का पीएच बहुत बार पूछा जाता है, हमेशा क्षारीय प्रकृति का होता है, हमेशा बेसिक नेचर का होता है। अब मुझे बताओ, ड्यूडेनम में एक तो लीवर कनेक्ट था और एक इस लीवर के बैक साइड में मैंने कौन सा ऑर्गन पढ़ाया, तो दूसरा मैम यहाँ पर आपने ए लिखा है, तो दूसरा आपको क्या लिखना है, पैनक्रियाज लिखना है। और पैनक्रियाज जिसको क्या कहा जाता है, अग्नाशय कहा जाता है। तो इसी ड्यूडेनम के दूसरे पार्ट में मैं दूसरे ऑर्गन का नाम लिख रही हूं, पैनक्रियाज। और अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं तो मान के चलिए आप मुझसे लिखवा लीजिए, एक क्वेश्चन तो लीवर या पैनक्रियाज से आपका बनना ही है, एक क्वेश्चन तो पक्का बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने बी नंबर में लिखा है पैनक्रियाज, बी नंबर में लिखा है मैंने पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज की हिंदी होती है अग्नाशय। कंफ्यूज मत होना, हिंदी में स्टमक की हिंदी होती है, स्टमक की अमाशय, और पैनक्रियाज की क्या होती है, तो अग्नाशय। ध्यान से सुनना, सबसे पहला क्वेश्चन आता है पैनक्रियाज की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज की खोज की थी लैंगरहैंस ने। पैनक्रियाज की खोज किसने की, लैंगरहैंस ने। क्लियर है। दूसरा देखो, दूसरा क्या क्वेश्चन आता है यहां से, पैनक्रियाज कहां पर होता है। अगर आपसे पूछे पैनक्रियाज ऑर्गन की लोकेशन क्या होती है, आपको क्या बोलना है कि पैनक्रियाज लीवर के बैक साइड में होता है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर, इसकी शेप, इसका आकार कैसा होता है, तो जैसे पेड़ की पत्ती होती है वैसे लीफ के आकार का होता है, पत्तीनुमा आकार का होता है। क्लियर है।
नेक्स्ट देखो, कल मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था, यहां लिखा था मेरे को याद भी है कि मैंने बताया था ग्लैंड किसको बोलते हैं, ग्रंथियां किसको बोलते हैं। तो ग्लैंड किसको बोलेंगे मैम, ऐसा ऑर्गन जो या तो जूस बनाए या एंजाइम बनाए या हार्मोन बनाए, तो उस ऑर्गन को हम नाम क्या देते हैं, उस ऑर्गन को हम ग्लैंड नाम देते हैं या ग्रंथि नाम देते हैं। फिर मैंने एक सेंटेंस और बोला कि जूस एंजाइम बनाने वाली ग्लैंड को क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन या हिंदी में बहिश्रावी ग्रंथि बोलते हैं। बताया था जी मैम, आपने बताया था। और जो हार्मोन बनाती हैं उसको क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन या अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। जी मैम, ये भी बताया था आपने। और जो दोनों ही चीज बना दे, मतलब एज ए एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों की तरह काम कर दे, मतलब क्या हो गया, जो तीनों चीज बना दे उनको साइंस में क्या कहा जाता है, मिक्स्ड ग्लैंड। और मैंने आपको एक सेंटेंस कहा था कि मिक्स्ड ग्लैंड हमारे बॉडी में कितनी होती है, 1। तो यही क्वेश्चन आता है क्या, यही क्वेश्चन आता है क्या कि हमारे बॉडी में कौन सी ग्लैंड है जो मिक्स्ड ग्लैंड की तरह काम करती है, जो मिक्स्ड ग्लैंड की तरह काम करती है। ठीक है, तो एक ही ग्लैंड है हमारे बॉडी में जो मिक्स्ड ग्लैंड की तरह काम करती है, कौन सी, दैट इज पैनक्रियास। पैनक्रियास इज ऑल्सो नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। क्यों, क्योंकि मैम ये क्या क्या प्रोड्यूस कर सकती है, इट प्रोड्यूस्ड क्या क्या, जूस, एंजाइम एंड हार्मोन। इट प्रोड्यूस्ड जूस, एंजाइम एंड हार्मोन। अग्नाशय द्वारा जूस को बोलेंगे हिंदी में रस, एंजाइम और हार्मोन का निर्माण होता है, इसलिए हम इस ग्रंथि को कैसी ग्रंथि बोलते हैं, सो देन इट इज नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड। इसलिए इस ग्रंथि को हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि विच ग्लैंड इज एक्ट एज ए मिक्स्ड ग्लैंड, तो कौन सी, पैनक्रियास। कौन सी ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, पैनक्रियास या अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। क्लियर है। और हु डिस्कवर्ड पैनक्रियास, लैंगरहैंस। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, जो पैनक्रियास में जो सेल्स हैं उन सेल्स का नाम होता है पैनक्रियाटिक सेल। उन सेल्स को बोलते हैं पैनक्रियाटिक सेल्स। अग्नाशय की कोशिकाएं, तो क्वेश्चन आता है कि पैनक्रियास में कितने टाइप की सेल्स होती हैं, तो पैनक्रियास में 4 टाइप की सेल्स होती हैं। पैनक्रियास में 4 टाइप की कोशिकाएं होती हैं और इन सेल्स का एक बहुत ही अजीब सा नाम होता है, तो ये भी एग्जाम में आता है। इन चारों सेल्स को क्या कहा जाता है, पैनक्रियास की खोज किसने की, लैंगरहैंस ने। तो इन सेल्स का नाम होता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और हिंदी में आइसलेट को क्या कहते हैं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तो हिंदी में इसको बोलेंगे लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं क्यों, क्योंकि पैनक्रियास के अंदर जो जूस होता है उसके अंदर ये सेल्स तैरती रहती हैं, स्विम करती रहती हैं, इसलिए इनको आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। ठीक है, पैनक्रियास द्वारा एक पैनक्रियाटिक जूस बनता है। कौन सी सेल्स बनाती हैं, तो पैनक्रियाटिक सेल्स कितने टाइप की होती हैं, 4। उन सेल्स का नाम क्या होता है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किस ऑर्गन से कनेक्ट है, मतलब किस ऑर्गन से रिलेट करता है। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है, किस ऑर्गन से, पैनक्रियास से। पैनक्रियास से, पैनक्रियास की खोज किसने की, लैंगरहैंस जी ने। तो अपने नाम पे याद करवाने के लिए इन सेल्स का नाम रख दिया आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और ये किसके अंदर तैरती रहती हैं, तो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर तैरती रहती हैं, इसलिए इनको आइसलेट नाम दे दिया। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको कि ये कौन कौन सी सेल्स होती हैं, ये कौन कौन सी सेल्स होती हैं और हमारे काम की डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सी सेल हैं। ये सारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ होता है पैनक्रियास, लीवर के बैक साइड में और लेफ्ट वाले पार्ट में। तो कौन कौन सी सेल्स, तो मैंने यहाँ लिखा है 4 टाइप सेल्स, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। ये आप लिख सकते हो 4 टाइप्स ऑफ लैंगरहैंस, एक ही बात है। कौन कौन सी, तो यहाँ पर सबसे पहली है 1 नंबर में अल्फा सेल। नंबर 1 पे आती है अल्फा सेल, नंबर 2 पे आती है बीटा सेल, नंबर 2 पे आती है बीटा सेल, नंबर 3 पे आती है डेल्टा सेल,
डेल्टा कोशिका, और नंबर 4 पे आती है एफ सेल। ये पैनक्रियाज में 4 टाइप की सेल्स है, अल्फा, बीटा, डेल्टा, एफ सेल। इन्हीं सेल्स को बोलते हैं हम आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। हो गया। नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन आता है कि इन पैनक्रियाज में 4 टाइप की सेल्स में सबसे ज्यादा अमाउंट वाली सेल्स कौन सी होती हैं। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में रिपीट होता है, इवन आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि पैनक्रियाज में कितने टाइप की सेल्स होती हैं, 4 टाइप की। इनमें से सबसे ज्यादा कौन सी होती हैं, तो बीटा सेल। कितना परसेंट? बीटा सेल के आगे मैंने लिख दिया 70% बीटा सेल्स होती हैं। करेक्ट है, बता देंगे बीटा सेल सबसे ज्यादा होती हैं। अल्फा होती हैं 20% में, सेकंड लार्जेस्ट सेल्स होती हैं, और ये दोनों होती हैं 5% में। तो पैनक्रियाज में सबसे ज्यादा सेल्स कौन सी? मैम बीटा सेल। अब मुझे बताओ, मैंने पैनक्रियाज को कैसी ग्रंथि दिया था, नाम कैसी ग्रंथि बोला था? मिश्रित ग्रंथि। मतलब पैनक्रियाज एज ए एक्सोक्राइन, एज ए एंडोक्राइन दोनों की तरह काम कर रही हैं। लास्ट टाइप का नाम कहाँ है? लिख तो दिया, एफ सेल। सत्यम जी दिख नहीं रहा आपको? एफ सेल लिख तो दिया। तो पैनक्रियाज को मैंने कैसी ग्रंथि बोला है? मैम आपने इसको मिश्रित ग्रंथि बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि मैम ये एज ए एक्सो और एज ए एंडो दोनों की तरह काम करती है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि पैनक्रियाज की उन कोशिकाओं का नाम बताओ या उन सेल्स का नाम बताओ जो एज ए एक्सोक्राइन काम करती हैं। इसका मतलब एक्सोक्राइन क्या बनाती हैं? या तो जूस या एंजाइम। या आपसे पूछेगा पैनक्रियाज की उन सेल्स का नाम बताओ जो हार्मोन प्रोड्यूस कर सकती हैं, जो हार्मोन बना सकती हैं। आपको नाम बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। ये जो 3 सेल्स होती हैं, कौन कौन सी? अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल। ये तीनों काम करती हैं कैसे? एज ए एंडोक्राइन। अब मुझे आप बताओ, अगर एंडोक्राइन की तरह काम कर रही होंगी तो ये क्या बना रही होंगी? तो मैम एंडोक्राइन तो हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियों को बोला जाता है। इसका मतलब ये सेल्स क्या काम करती हैं? हार्मोन प्रोड्यूस करने का काम करती हैं। ठीक है, मैं फिर एक बार रिपीट कर रही हूं, क्या? Alpha, beta, delta cell can produce hormones. Hence, they are known as a endocrine gland. Hence, they are known as a endocrine gland. अग्नाशय की अल्फा, बीटा, डेल्टा कोशिकाओं द्वारा हार्मोन का निर्माण किया जाता है, इसलिए इन कोशिकाओं को अंतःस्रावी तंत्र वाली कोशिकाएं भी कहा जाता है। अब बचा कौन सा? एफ सेल। और एफ सेल कैसे काम करता है? एज ए एक्सोक्राइन काम करता है। एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है? बहिस्रावी। और एक्सोक्राइन का मतलब क्या बनना चाहिए यहां से? मैम या तो जूस या उस जूस में एंजाइम होनी चाहिए, या उस जूस में एंजाइम। तो पैनक्रियाज की एफ सेल कैन प्रोड्यूस जूस और एंजाइम, हेंस दिस इज नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। अग्नाशय की एफ कोशिकाओं द्वारा जूस या एंजाइम का निर्माण किया जाता है, इसलिए इस कोशिका को बहिस्रावी कोशिका कहा जाता है। अब देखो, ये एज ए एंडोक्राइन भी काम कर रही है, एज ए एक्सोक्राइन भी काम कर रही है, और जो दोनों की तरह काम करती है उस ग्लैंड को हम क्या नाम देते हैं? उस ग्लैंड को हम मिक्स्ड ग्लैंड का नाम देते हैं। इसीलिए मैंने क्या बोला? इस ग्रंथि को मिक्स्ड ग्लैंड बोला। बताओ कुछ डाउट हो तो, बताओ कुछ डाउट हो तो। सीधा क्वेश्चन आएगा, कौन कौन सी सेल्स हैं जो एज ए एक्सोक्राइन? तो एफ सेल। कौन कौन सी एज ए एंडोक्राइन? अल्फा, बीटा, डेल्टा। अब आपने सुना होगा हार्मोन, एक नाम इंसुलिन हार्मोन का नाम, कि इंसुलिन की कमी से हमें डायबिटीज हो जाता है। तो इंसुलिन हार्मोन बनता है बीटा सेल्स द्वारा। इससे निकलता है ग्लूकागोन, इससे निकलता है सोमेटोस्टैटिन हार्मोन। अब मैं यहाँ हार्मोन नहीं पढ़ा रही हूं, मैं तो यहाँ क्या पढ़ा रही हूँ? जूस या एंजाइम। क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें क्या पढ़ना होता है? या तो जूस या एंजाइम। ये मैं कहाँ पढ़ाऊंगी? हार्मोन वाला। तो अगला जो चैप्टर करवाऊंगी मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें मैं सारी ग्लैंड पढ़ाऊंगी जो क्या बनाती है? हार्मोन, लाइक थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थाइमस ग्लैंड। तब मैं वापस पढ़ाऊंगी आपको अल्फा, बीटा, डेल्टा सेल। अभी मैं क्या पढ़ाऊंगी? तो अभी मैं सिर्फ एफ सेल पढ़ाऊंगी आपको।
तो अब मैंने वापस से आपका लिख दिया कौन सी सेल, एफ सेल। हमारे काम की यहाँ पे कौन सी है, हमारे काम की मतलब काम की तो सारी है, बट डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सी काम की है, तो एफ सेल काम की है। क्यों? क्योंकि मैम एफ सेल क्या बनाती है, या तो जूस बनाएगी या क्या बनाएगी, एंजाइम। अब देखिए जी कैसे बनता है जूस और क्या कौन सा एंजाइम। ये जो पैनक्रियाज की एफ सेल है, मैंने यहाँ पर लिख दिया एफ सेल, एफ कोशिका, ये बनाती है जूस। कौन सा जूस, तो उस जूस का नाम होता है पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस। और हिंदी में इसको कहा जाता है अग्नाशय रस, अग्नाशय रस। अब इस जूस के अंदर क्या होता है, तो ये लिक्विड होता है और इस लिक्विड के अंदर 3 एंजाइम होते हैं। 3 एंजाइम्स आर फाउंड इन पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस अग्नाशय रस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से, तो पहली बात तो इनके नाम ही याद होने चाहिए आपको कि कौन कौन से एंजाइम होते हैं। मैंने नंबर 1 पे लिखा है अमाइलेज एंजाइम, 1 नंबर पे लिखा है मैंने अमाइलेज एंजाइम। अब आओ जी, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि माउथ में कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। और सलाइवरी अमाइलेज और ये अमाइलेज किसका डाइजेशन किया था सलाइवरी अमाइलेज ने, तो मैम कार्बोहाइड्रेट का किया था। किस में किया था मैम, ग्लूकोज में। कितना परसेंट, 70%। अभी तो मैम 30% कार्बोहाइड्रेट एज इट इज पड़ी है, कहां पर, ड्यूडेनम वाले पार्ट में। अब इस ड्यूडेनम वाले पार्ट में क्या आकर गिर गया, पैनक्रियाटिक जूस आकर गिर गया। और इस जूस में क्या है, एंजाइम। तो ये लीवर के बैक साइड में जो आपका पैनक्रियाज है, वहां से पैनक्रियाटिक जूस आया, कहां पर, ड्यूडेनम वाले पार्ट में। और इसमें क्या है, इसमें खाना है। और इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का अभी तक पाचन कितना परसेंट हो चुका था, 70%। किस में हुआ था मैम, ग्लूकोज में। अभी तो 30% ग्लूकोज, अब 30% कार्बोहाइड्रेट किस में जाएंगी, ग्लूकोज में। देन 100% ग्लूकोज किस में जाएंगी, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। याद करो कल का मेरा एक सेंटेंस, मैंने कहा था जब कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन की फॉर्म में आ जाए तो समझना किसका डाइजेशन कंप्लीट, कार्बोहाइड्रेट का। तो जैसे ही ड्यूडेनम वाले पार्ट में खाना आएगा, जैसे ही इसके अंदर पैनक्रियाटिक जूस आएगा, जैसे ही पैनक्रियाटिक जूस आएगा, एक एंजाइम आएगा। कौन सा एंजाइम, एमाइलेज। अब ये एमाइलेज क्या करेगा, तो वो सुनो ये क्या करता है एमाइलेज। जितनी भी कार्बोहाइड्रेट बची हैं, मतलब जो शर्करा बची हैं, अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट है, मतलब कितनी परसेंट बची थी, 30%। 70% का तो डाइजेशन कहाँ हो चुका था, माउथ में। तो ये एंजाइम क्या करेगा, जो बची हुई कार्बोहाइड्रेट है, पहले तो उनको ग्लूकोज की फॉर्म में लाएगा और देन 100% ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में ले आता है। और मैंने कहा था जब ग्लूकोज, आपका कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन की फॉर्म में आ जाए तो समझना किसका डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, तो कार्बोहाइड्रेट का हो चुका है। अब मैम ये बताओ एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, देखो कैसे आएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनका डाइजेशन कौन कौन से ऑर्गन, कौन कौन से अंगों में हुआ। एक तो माउथ में हुआ, मुंह में हुआ ही था, और दूसरा कौन से ऑर्गन में होगा, तो ये कहां पर चल रहा है सारा खेल, मैम ये तो छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में चल रहा है। तो आपको दोनों ऑर्गन का नाम बताना पड़ेगा कि एक तो माउथ में हुआ और एक स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में हुआ। अब आपसे पूछेगा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन कौन से एंजाइम्स ने किया, तो वहां पर माउथ में कौन सा एंजाइम था, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। और यहां पर कौन सा एंजाइम है, अमाइलेज एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम। ये आपके क्वेश्चंस, ठीक है। दूसरा देखो यहां पर कौन सा एंजाइम होता है, दूसरा इसी जूस के अंदर होता है एक ट्रिप्सिन एंजाइम। ये एंजाइम्स के नाम है ट्रिप्सिन एंजाइम, तो यहां पर लिख दिया मैंने ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन करता है, तो ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का। इससे पहले प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ हुआ था मैम, स्टमक में हुआ था। कितना परसेंट हुआ था, 90%। बचा कितना, 10%। और ये बचा हुआ प्रोटीन किसकी फॉर्म में पहले जाता है,
मैम पेप्टोन्स की फॉर्म में जाता है। और देन 100% पेप्टोन किसकी फॉर्म में आते हैं? अमाइनो एसिड की फॉर्म में आते हैं। और मैम आपने कल एक बात बोली थी कि जब प्रोटीन अमीनो अम्ल की फॉर्म में आ जाए तो समझना किसका डाइजेशन कंप्लीट हो गया है? प्रोटीन का। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा? एग्जाम में क्वेश्चन सीधा आएगा कि प्रोटीन का डाइजेशन कौन कौन से ऑर्गन, कौन कौन से अंगों में हुआ? आप क्या बताओगे? एक तो स्टमक में हुआ, दूसरा कहाँ चल रहा है? ये ड्यूडेनम पार्ट में। फिर पूछेगा प्रोटीन का डाइजेशन कौन कौन से एंजाइम ने करवाया? मैम एक तो स्टमक में पेप्सिन ने करवाया, दूसरा ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, अब तीसरा मैं ऊपर लिख रही हूं नीचे आपको दिखेगा नहीं। तीसरा एंजाइम का नाम मैं ऊपर लिख रही हूं तीसरे एंजाइम का नाम है लाइपेज एंजाइम। L फॉर लिपिड्स, L फॉर लाइपेज। और ये किसका डाइजेशन करता है? ये लिपिड्स का करता है। लिपिड्स या फैट का डाइजेशन करता है, वसा का पाचन करता है। किस में करता है? तो मैम इससे पहले बाइल जूस ने 95 लिपिड्स को किस में कन्वर्ट किया था? फैटी एसिड्स में किया था। फैटी एसिड्स में किया था। और ये एंजाइम क्या करेगा? जो बची हुई 5% लिपिड्स आई हैं, पहले तो उनको किस में कन्वर्ट करेगा? फैटी एसिड्स में। और देन 100% फैटी एसिड्स को किसकी फॉर्म में ले आता है? ग्लिसरॉल की फॉर्म में ले आता है। और याद करो कल की क्लास मैंने बताया था जब लिपिड्स ग्लिसरॉल की फॉर्म में आ जाए तो समझना किसका डाइजेशन हो चुका है? तो किसका? लिपिड्स का। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि फैट का डाइजेशन कौन कौन से एंजाइम ने किया? एक बाइल जूस ने किया, दूसरा लाइपेज एंजाइम ने किया। कहाँ हुआ? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही प्रोसेस कहाँ हो रही थी? ड्यूडेनम वाले पार्ट में। बाइल जूस भी कहाँ आकर गिर रहा था? ड्यूडेनम में। और ये प्रोसेस भी कहाँ हो रही है? ड्यूडेनम वाले पार्ट में हो रही है। ये सारा कुछ कहाँ चल रहा है? अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में चल रहा है। तो ड्यूडेनम वाले पार्ट में आते आते फूड का डाइजेशन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और फूड किस किस फॉर्म में आ गया? एक ग्लाइसरॉल की फॉर्म में, एक ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और एक अमाइनो एसिड की फॉर्म में आ गया। एक अमाइनो एसिड की फॉर्म में आ गया। अब बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो? ये पेनक्रियाज ने क्या बनाया था? पेनक्रियाटिक जूस। हाँ जी, पेनक्रियाज का भी पीएच लिख लीजिए। ये भी होता है बेसिक नेचर का। ये भी बेसिक नेचर में 7.4 से लेकर 8.5 की पीएच का होता है। क्षारीय प्रकृति का होता है। तो पेनक्रियाज एक बार रिपीट करूं मैं। पेनक्रियाज की खोज किसने की? लैंगरहेंस ने की। कहाँ होता है? लीवर के बैक साइड में, लेफ्ट साइड में होता है। किसकी जैसी स्ट्रक्चर होती है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। पेनक्रियाज में कितने टाइप की कोशिकाएं होती हैं? 4 टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन पेनक्रियाज। नंबर 1 इज अल्फा, नंबर 2 इज बीटा, नंबर 3 इज डेल्टा, नंबर 4 इज एफ सेल। इन सेल्स को नाम क्या देते हैं? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहेंस। सेल्स ऑफ पेनक्रियाज आर ऑल्सो नोन एज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहेंस। अग्नाशय की कोशिकाओं को लैंगरहेंस की द्वीपिकाएं भी कहा जाता है। ठीक है, बता देंगे जी मैम, बता देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि पेनक्रियाज में कितने टाइप की सेल्स हैं? तो 4 टाइप की। इन सेल्स में सबसे ज्यादा सेल्स कौन सी होती हैं? तो मैम बीटा सेल 70% होती हैं। आप पूछेगा पेनक्रियाज कैसी ग्रंथि है? पेनक्रियाज कैसी ग्लैंड है? तो पेनक्रियाज इज एक्ट एज ए मिक्स्ड ग्लैंड। क्यों? क्योंकि मैम ये एज ए एक्सोक्राइन, एज ए एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करती है। अब आपसे पूछेगा कि पेनक्रियाज की कौन कौन सी सेल्स है जो एज ए एक्सोक्राइन काम करती हैं और कौन कौन सी सेल्स हैं जो एज ए एंडोक्राइन काम करती हैं। तो अल्फा, बीटा, डेल्टा तीनों हार्मोन्स बनाती हैं। हार्मोन बनाने वाली सेल्स को क्या बोलते हैं हम? एंडोक्राइन। बट एफ सेल कैसे काम करती है? एक्सोक्राइन। क्यों? क्योंकि इससे क्या बनता है? पैनक्रियाटिक जूस। और पैनक्रियाटिक जूस में कितने एंजाइम्स होते हैं? 3 एंजाइम्स। नंबर 1 इज ट्रिप्सिन, नंबर 2 इज
अमाइलेज, नंबर 3 इज लाइपेज। और ये क्या करते हैं, इस फूड को यहाँ इस फूड की प्रोसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये सारा प्रोसेस कहाँ चल रहा है, तो मैम स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में चल रहा है। अब बताओ जी, आपसे क्वेश्चन पूछे फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, माउथ से, कहाँ आकर डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन। मैम जब पाचन खत्म हो गया तो अब आगे क्या पढ़ाओगी नहीं, अरे भैया अभी तो सिर्फ डाइजेशन हुआ है, अभी तो क्या होगा, 2 प्रोसेस होंगी। एक साइड कुछ फूड होगा वो स्टोर हो जाएगा और स्टोर फूड से आपको क्या मिलेगी, एनर्जी। अभी तो इस फूड का एब्जॉर्प्शन करवाना है, देन एक साइड निकलेगा वेस्ट फूड, और वेस्ट फूड को क्या होता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, खराब खाना। बट एक साइड फूड को एब्जॉर्ब करवाना होता है, तो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस चल रही होती है। एक बार 2 मिनट के लिए मैं पानी पीती हूँ, इतने में आप पूरा का पूरा इमेज आपके माइंड में स्टोर कर लीजिए कि कैसे खाना आया, कैसे गया, किसने पाचन किया, क्या किया, कितने एंजाइम पड़े, सारे आप याद कर लो। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, सारा आप याद कर लो। कौन सा पार्ट चल रहा था, ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम से कौन सा पार्ट स्टार्ट होगा, जेजुनम। तो ड्यूडेनम का फूड कहाँ आएगा, जेजुनम वाले पार्ट में। तो 2 नंबर मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, जेजुनम पार्ट लिखा है। ठीक है, अब देखो यहां से जो फूड है वो इस डक्ट के थ्रू सारा का सारा खाना कहाँ आता है, यहां आता है, इलियम वाले पार्ट में। जेजुनम वाला जो पार्ट होता है उसका कुछ काम नहीं होता है। जेजुनम वाले पार्ट में ना ही तो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, ना फूड का डाइजेशन होता है। इस जेजुनम का काम होता है जो खाना ड्यूडेनम से आया है उसको कहाँ ट्रांसफर करना, इलियम पार्ट तक ट्रांसफर करना। तो जेजुनम ट्रांसफर फूड, फूड बोलो या डाइजेस्टेड फूड बोलो ज्यादा अच्छा होगा, जेजुनम ट्रांसफर डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम ड्यूडेनम टू इलियम पार्ट, फ्रॉम ड्यूडेनम टू इलियम पार्ट। जेजुनम भाग का कार्य पचित भोजन को ड्यूडेनम भाग से लेकर इलियम भाग तक पहुंचाना है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है, अच्छा बनता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के उस पार्ट का नाम बताओ जहां पर ना खाने का पाचन होता है ना खाने का अवशोषण होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के उस पार्ट का नाम बताओ जहां ना फूड का एब्जॉर्प्शन होता है ना फूड का डाइजेशन होता है। आप क्या आंसर देंगे, जेजुनम। इसने फूड को कहां ट्रांसफर किया है, आई फॉर इलियम। तो अब खाना कहां आ चुका है, इलियम वाले पार्ट में आ चुका है। और ये तीनों पार्ट किसके होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो आप पढ़ना है आपको इलियम वाला पार्ट। तो मैम खाने का पाचन तो कंप्लीट हो गया, अब इलियम में क्या होगा, तो इलियम में होता है फूड का एब्जॉर्प्शन, फूड का एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, खाने का अवशोषण होता है। अभी तो खाना खाया है, खाना खा के पचा है, तो पचते ही थोड़ा ना एनर्जी बन जाएगी, अभी तो इसको एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा, तब जाकर आपको फूड से एनर्जी मिलेगी। कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, तो सुनो, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के इस इलियम वाले पार्ट में ऐसे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे अच्छा क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है तो सिर्फ ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। कहां पर, इलियम वाले पार्ट में। और इन उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाओं का नाम होता है विलाय। इंग्लिश में बोलते हैं विलाय, हिंदी में बोलते हैं विली। और इस विली का काम क्या होता है, इस विली के पास होता है सरफेस एरिया। एक तो बेटा ऐसे स्ट्रक्चर होती है, एक ऐसे स्ट्रक्चर होती है। सरफेस एरिया ज्यादा किसके पास है, इसके पास। यहां पर भी सरफेस एरिया, यहां पर भी सरफेस, यहां पर भी सरफेस एरिया, यहां पर भी सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन आते हैं इलियम पार्ट में जो फिंगर लाइक फोल्डिंग्स होती हैं, जो उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, ठीक है, उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको विलाय या विली कहा जाता है। और ये विलाय
क्या करती हैं, तो फूड को एब्जॉर्ब होने के लिए सरफेस एरिया देती हैं। कैसे? जैसे ही जैजुनम वाले पार्ट से खाना आएगा, पीछे से खाना आ रहा है और खाने में क्या क्या आ रहा है मैम, आप तो डाइजेस्टेड फूड आ रहा है, एक तो ग्लाइकोजन आ रहा है, एक अमाइनो एसिड आ रहा है, और एक क्या आ रहा है, तो दूध किस में बदला था, केसिन प्रोटीन में बदला था, और उसके अलावा क्या आ रहा है, तो मैम यहाँ पर ग्लिसरॉल आ रहा है। आप देखो तो यहां पर इस वाले पार्ट में जैसे ही फूड आएगा, इधर वाले इस सरफेस एरिया में खाना जाएगा, तो वो खाना हो चुका होगा स्टोर। ये खाना हो गया है स्टोर। ये स्टोर का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं रिजर्व फूड। जैसे आपके गाड़ी में पेट्रोल डीजल आप रिजर्व में रखते हैं कि इमरजेंसी कंडीशन में आपको काम आए, वैसे ही आपके बॉडी में ये जो क्या है, ये आपका रिजर्व फूड है। रिजर्व फूड, रिजर्व फूड को हिंदी में कहा जाता है संचित खाना। संचित खाना, यहां पर जो खाना आया वो स्टोर हो गया। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा ह्यूमन बॉडी में रिजर्व फूड किस फॉर्म में पाया जाता है। देखो हमने कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स खाए, 3, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स। एक बात बताओ, हम सबसे ज्यादा कौन सा मॉलिक्यूल खाते हैं? सबसे ज्यादा खाते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि मैम राइस, चपाती, आपने फ्रूट्स खाया, आपने सब्जियां खाई, उनमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। ऐसे आपने दूध पिया, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। आपने ड्राई फ्रूट्स खाए, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। आपने चीनी खाई, चीनी में भी कार्बोहाइड्रेट है। गुड़ खाया, गुड़ में भी कार्बोहाइड्रेट है। तो मैम हम सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अब मुझे बताओ, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होने के बाद किस में कन्वर्ट हुए थे? ग्लाइकोजन में। तो मैम हमारे बॉडी में स्टोर फूड भी ज्यादा किसकी फॉर्म में होगा? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म क्या होती है? डाइजेस्टेड। तो कौन सी फूड डाइजेस्टेड होती है? तो कौन सी? ग्लाइकोजन। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हमारे बॉडी में रिजर्व फूड किसकी फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये आपको पॉइंट याद रखना है, और मैंने इसको स्टार किया है, इसका मतलब बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कुछ तो अमाइनो एसिड भी है, कुछ ग्लिसरॉल भी है, बट ज्यादा क्या है? ग्लाइकोजन। तो मैम स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में विलाय होती है। विलाय के पास सरफेस एरिया होता है, तो विलाय क्या करती है? यहाँ पर फूड को स्टोर कर देती हैं, और ये स्टोर फूड है या रिजर्व फूड है, यहाँ पर ज्यादा क्या होगा? ग्लाइकोजन। अब कुछ ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो यहाँ से इसको ग्लाइकोजन को ट्रांसफर कर देती हैं अलग अलग ऑर्गन के पास। ठीक है, वो छोड़ दो, बाद की बातें हैं। अब जो यहाँ पर फूड आएगा इस वाले सरफेस एरिया में, यहाँ पर जो फूड है, ये फूड आगे जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर हो जाएगा। ये वाला जो खाना है जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया है, ये आपका है डाइजेस्टेड फूड। अभी तक ये डाइजेस्टेड फूड ही है, ये आपका पचित खाना है। और डाइजेस्टेड फूड कहाँ से आएगा? जो स्टोर हो गया वो हो गया, बाकी का बचा हुआ कहाँ ट्रांसफर होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में। अब बताओ कुछ क्वेश्चन समझ में आया हो ना आया हो? सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन की किस पार्ट में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है? आंसर इलियम। इलियम में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं उनका नाम क्या होता है? विली। विली में क्या रहता है? रिजर्व फूड। किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन। बाकी ये नीचे की साइड है वो क्या है? डाइजेस्टेड फूड, और वो कहाँ ट्रांसफर होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। ये ड्यूडेनम, ये जैजुनम, ये इलियम, और जहां से इलियम खत्म होता है वहां से ऐसे आपका लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। तो अब आपको क्या पढ़ना है नेक्स्ट? लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। बताओ जी, समझ में आ रहा है ना पूरा? ये तीनों पार्ट किसके थे? तो तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन के थे। ड्यूडेनम में क्या हुआ था? ड्यूडेनम से मैम लीवर और पैनक्रियाज अटैच्ड थे, तो उन्होंने अपना सिक्रेशन कहाँ ट्रांसफर किया? ड्यूडेनम में। और जैजुनम ने क्या किया? कुछ नहीं किया मैम, जैजुनम ने अपना फूड आगे ट्रांसफर कर दिया। किसको? इलियम को। और इलियम ने क्या किया? कुछ फूड स्टोर करवा लिया और बाकी का कहाँ भेज दिया? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो अब आपकी यहां से क्या स्टार्ट होती है? ऐसे आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन था, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो इलियम वाला पार्ट है, यहां से ऐसे आपकी लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, बड़ी आंत, और ऐसे घूमकर वापस आती है, तो यहां पर आपका लार्ज इंटेस्टाइन।
इसका डायमीटर ज्यादा है इसलिए हम इसको बोल देते हैं बड़ी आंत, और छोटी आंत का डायमीटर कम है इसलिए हम छोटी आंत को क्या बोल देते हैं, छोटी आंत, और उसको बड़ी आंत। अब ऐसे ही जैसे आपकी लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट थे, वैसे के वैसे आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया लार्ज इंटेस्टाइन, हिंदी में होगा बड़ी आंत। अब लार्ज इंटेस्टाइन की अगर मैं आपसे लेंथ पूछूं तो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है मैम, 1 से 1.25 मीटर या 1 से 1.5 मीटर भी लिख सकते हैं आप। कुछ लोगों की जिनकी हाइट ज्यादा होती है उसमें 1 से 1.5 मीटर तक की भी हो सकती है। ठीक है, हो गया। अब जैसे आपने स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट पढ़े थे वैसे के वैसे लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 इज सिक्कम पार्ट, नंबर 1 इज सिक्कम पार्ट, नंबर 2 इज कोलोन पार्ट, नंबर 2 इज कोलोन पार्ट, और नंबर 3 इज रेक्टम पार्ट, नंबर 3 इज रेक्टम पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 थे, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 थे। अब लार्ज के कैसे? यहां से लेकर यहां तक के पार्ट को बोलते हैं हम सिक्कम पार्ट। यहां से लेकर वापिस जब घूम के आता है तो इतने पार्ट को नाम देते हैं हम कोलोन, और ये जो मैंने बनाया है इसको बोलते हैं रेक्टम, रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी कितने? 3 पार्ट, सिक्कम, कोलोन, रेक्टम, सिक्कम, कोलोन, रेक्टम। अब मैं आपको सबसे पहला पढ़ा रही हूं सिक्कम। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कितने थे? 3, ड्यूडेनम, जैजुनम, इलियम। ऐसे ही आपके लार्ज इंटेस्टाइन के भी कितने? 3। सबसे पहला कौन सा लिखूं? सिक्कम वाला पार्ट। ठीक है, सिक्कम वाला कौन सा होता है? तो सुनो, सिक्कम से क्या क्वेश्चन बनता है। ये जो सिक्कम वाला पार्ट है ये ऐसे उभरा हुआ होता है, ऐसे ऐसे होता है सिक्कम वाला पार्ट, क्योंकि इस सिक्कम के अंदर बहुत सारी मसल्स, बहुत सारा मांस है यहाँ पर ऐसे क्लस्टर की फॉर्म में जमा हुआ है। बहुत सारा मसल्स एक जगह आकर जमी हुई है। इस मसल्स का नाम होता है अपेंडिक्स। इस पार्ट को बोलते हैं अपेंडिक्स। बहुत बार आपने सुना होगा इस टर्म के बारे में, सब लोग फैमिलियर होंगे। अपेंडिक्स बोलते हैं ना, मेरे अपेंडिक्स में दर्द हुआ, मैंने डॉक्टर के पास गया, मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, ऐसा कुछ ना कुछ आपने टर्म सुना होगा कभी ना कभी। तो लार्ज इंटेस्टाइन के सिक्कम वाले पार्ट में क्या होता है? अपेंडिक्स होता है। मैंने यहाँ पर लिख दिया अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स क्या होता है? तो अपेंडिक्स इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन, अपेंडिक्स इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन। अब मैम वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? तो मैंने आपको कल बताया था, वेस्टिजियल ऑर्गन हिंदी में अवशेषी अंगों के नाम से जाने जाते हैं। और अवशेषी अंग क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन जो हमारे बॉडी में हैं बट किसी भी काम के नहीं है। और साइंस क्या कहती है कि एक जनरेशन के बाद ये वेस्टिजियल ऑर्गन क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। जैसे एक मैंने कल पढ़ाया था विजडम टूथ, अकल की दाढ़, और दूसरा कौन सा हो गया आज? अपेंडिक्स। तो मैम फिर इस अपेंडिक्स का काम क्या था? इस अपेंडिक्स में इतने स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स का काम होता है घास फूस को पचाना। हम पहले बंदर थे, मनुष्य का निर्माण किससे हुआ? बंदर जाति से हुआ। जब आप बंदर थे तो आप पेड़ के ऊपर चढ़कर घास फूस खाते थे। तो घास फूस को पचाने के लिए इस अपेंडिक्स में बहुत सारे एंजाइम थे, तो वो निकलते थे और घास फूस को पचा देते थे। अब आप बंदर है नहीं, आप इंसान हैं, तो आपके बॉडी में घास फूस आता नहीं है, हम घास फूस खाते नहीं है, तो इसका कोई भी काम नहीं है अपेंडिक्स का। तो ये अपेंडिक्स कैसा ऑर्गन बन गया? वेस्टिजियल ऑर्गन। बट पहले जब आप बंदर थे तो ये कैसा ऑर्गन था? यूजफुल ऑर्गन था। ठीक है, अब कभी कभी इस अपेंडिक्स में क्या होता है, यहाँ पर खाना आया, उस खाने में कुछ स्पाइसी चीज ज्यादा खा लिया आपने, या कुछ हार्मफुल चीज खा गए खाना खाने के साथ। तो जैसे ही उस हार्मफुल चीज में जो टॉक्सिक एलिमेंट, जो टॉक्सिक कुछ जहरीली चीजें खा गए आप कुछ खाने में, तो वो टॉक्सिक एलिमेंट आकर धीरे 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 इस अपेंडिक्स के अंदर जमने लग जाते हैं। और इस अपेंडिक्स की मसल्स के अंदर आपको दर्द होने लगेगा।
आपको लार्ज इंटेस्टाइन में आपको दर्द होने लगेगा, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेंगे आपका अपेंडिक्स फूलने लग गया है, इस अपेंडिक्स में टॉक्सिक एलिमेंट जमने के कारण या पानी ज्यादा जम गया है, इसने एब्जॉर्ब ज्यादा कर लिया पानी, तो आपका अपेंडिक्स फूलने लग गया है। डॉक्टर कुछ टाइम के लिए आपको कुछ दवाइयां देंगे, ठीक होता है तो ठीक है, अदरवाइज डॉक्टर क्या करेंगे, एक ऑपरेशन करेंगे, एक सर्जरी करेंगे और इस अपेंडिक्स को काट कर बाहर फेंक देंगे। बोलेंगे ये लो आपका अपेंडिक्स, दिखाते भी है इतना बड़ा अपेंडिक्स निकाला है हमने आपका। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि ये कैसा ऑर्गन है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मुझे एग्जाम तो नहीं पता है किस एग्जाम में, बट क्वेश्चन था कि हाथी के शरीर में अपेंडिक्स कैसा ऑर्गन है, वेस्टिजियल है या यूजफुल ऑर्गन है। तो हाथी मैम घास फूस खाता है, तो हाथी के तो बॉडी में एक काम में आता है। कैसा ऑर्गन है उसका? यूजफुल। आप घास फूस खाओगे और ये क्या हो जाएगा, ये पूरा एक्टिवेट हो जाएगा वापस से, सच में ये एक्टिवेट हो जाएगा। आप घास फूस खाओ, पच जाएगा आपका घास फूस, ठीक है। तो अपेंडिक्स कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट में? तो सिक्कम पार्ट में। अब सिक्कम में कुछ नहीं होता है, इस अपेंडिक्स से होता हुआ खाना कहाँ पर चला जाता है? इस कोलोन वाले पार्ट में चला जाता है। तो अब मैं 2 नंबर पे कौन सा पार्ट लिखूं? कोलोन वाला पार्ट लिखती हूँ 2 नंबर पे, कोलोन भाग, कोलोन भाग। और ये लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा भाग भी होता है। अब इस कोलोन से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। कोलोन वाले पार्ट में एक बैक्टीरिया होता है, एक जीवाणु पाए जाते हैं। कोलोन वाले पार्ट में कुछ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को मेरे। कुछ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, इन बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? तो इन बैक्टीरिया का नाम होता है एस्चेरिया कोलाई। बैक्टीरिया का नाम होता है एस्चेरिया कोलाई। शॉर्ट फॉर्म में इनको लिखा जाता है ई कोलाई बैक्टीरियाज। ई कोलाई जीवाणु, ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई जीवाणु। क्लियर है? इन बैक्टीरियाज का क्या काम होता है? बड़ी आंत के कोलोन वाले भाग में कुछ जीवाणु, कुछ बैक्टीरिया जिनका नाम होता है ई कोलाई, जीवाणु पाए जाते हैं। इन जीवाणुओं का काम क्या होता है? इन जीवाणुओं का पहला काम क्या होता है? जो आपका डाइजेस्टेड फूड आया है, बोलते हैं ना खाना लग गया उसमें बैक्टीरिया लग गए तो बदबू आने लग गई, खाने से खराब हो गया, तो जो डाइजेस्टेड फूड आया है उस डाइजेस्टेड फूड को वेस्ट फूड में कन्वर्ट करना। तो इन बैक्टीरिया का एक काम तो हो गया मैम, जो पचित खाना है उसको मल में, वेस्ट फूड को हिंदी में बोलते हैं मल, और इंग्लिश में एक नाम इसको फेसिस भी बोलते हैं। अगर कभी कंफ्यूज मत होना, इसको फेसिस भी कहा जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो एस्चेरिया कोलाई जीवाणु हैं वो पचित खाने को मल में या फेसिस में कन्वर्ट कर देते हैं। एक काम तो आपके बैक्टीरियाज का क्या हो गया? तो ये काम हो गया। दूसरा देखो ये बैक्टीरियाज का क्या काम होता है, ध्यान से सुनना ये वाला पॉइंट। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो वेस्ट फूड बना है उसको खाते हैं। ये बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरियाज कैन ईट वेस्ट फूड। ये जो जीवाणु होते हैं वो वेस्ट फूड को खाते हैं, मल को खाते हैं। कितना खा लेंगे? बैक्टीरिया को आप नेक्ड आई से तो देख भी नहीं सकते हैं, तो कितना खा लेंगे? ना के बराबर, बिल्कुल हल्का सा खा लेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। ये बैक्टीरियाज क्या खाते हैं? तो ये खराब खाने खाते हैं। बट इन बैक्टीरियाज के बॉडी में प्रोडक्शन होता है विटामिन B12 का, B12 विटामिन का प्रोडक्शन होता है इन बैक्टीरियाज के बॉडी में, और ये हमें बदले में क्या देते हैं? विटामिन B12। ध्यान से सुनना, ये सेंटेंस में रिपीट कर रही हूँ। हमारे कोलोन वाले पार्ट में कुछ जीवाणु होते हैं, उनका नाम होता है ई कोलाई जीवाणु। ये ई कोलाई जीवाणु क्या खाते हैं? ये क्या करते हैं? पचित भोजन को वेस्ट फूड में बदल देते हैं। वेस्ट फूड को मल या फेसिस कहा जाता है। और मल में क्यों बदला? क्योंकि मैम इनका खाना होता है वेस्ट फूड, ये वेस्ट फूड खाते हैं। और इन बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया? ई कोलाई बैक्टीरिया के बॉडी में किसका प्रोडक्शन होता है? विटामिन B12 का। और ये विटामिन B12 किसको देते हैं? तो मैंने यहाँ लिख दिया ह्यूमंस को, मतलब हम लोगों को देते हैं। मानव के शरीर में विटामिन B12 का प्रोडक्शन ये बैक्टीरियाज करके देते हैं। आगे पढ़ोगे विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है, और इसकी कमी से अनेमिया भी हो सकता है आपको। क्लियर है? तो मैम बैक्टीरिया ने खाया क्या? वेस्ट फूड। ये वेस्ट फूड इसको किसने दिया? ह्यूमंस ने दिया, हमने दिया।
क्योंकि हमारा ही तो खाना है, हमने खाना खाया तो इन्होंने वेस्ट फूड खाया। और बदले में ये हमें क्या देते हैं, विटामिन B12 देते हैं, विटामिन B12 देते हैं। इनको खाना मिल गया, हमें विटामिन B12 मिल गया। बैक्टीरिया अलग जाति है, बैक्टीरिया अलग जीव है, अलग ऑर्गेनिज्म है, और ह्यूमंस अलग ऑर्गेनिजम्स है। बैक्टीरिया वाले किंगडम में आते हैं, ह्यूमंस मैमल्स में आते हैं। दो अलग अलग किंगडम के, दो अलग अलग कैटेगरीज के ऑर्गेनिजम्स, जीव एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो ऐसे रिलेशन को बायोलॉजी में कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशन। तो इस रिलेशन को साइंस में, बायोलॉजी में नाम दिया जाता है सिम्बायोटिक रिलेशन। दो अलग अलग जीव, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, उस संबंध को कहते हैं सहजीवन संबंध। सह का मतलब होता है साथ में, जीवन यापन करने वाले। कैसे, तो एक दूसरे को फायदा पहुंचाकर। इसने हमें क्या दिया, विटामिन B12, हमने इसको क्या दिया, वेस्ट फूड। बट इसके लिए तो फूड है, ये हमारे लिए वेस्ट फूड था, उसके लिए फूड है। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, सिम्बायोटिक रिलेशन। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट में बैक्टीरियाज होते हैं, कोलोन में। कौन सी बैक्टीरिया, तो ई कोलाई बैक्टीरिया। क्या खाते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया, वेस्ट फूड खाते हैं, और बदले में हमें क्या देते हैं, विटामिन B12। ऐसे रिलेशन को, ऐसे संबंध को क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। कोलोन एक बार फिर से बता दो तो बेटा, आपने सुना नहीं क्या कोलोन, ध्यान से चलो सुन लो। जैसे ही सिक्कम वाले पार्ट से फूड आता है कोलोन वाले पार्ट में, तो कोलोन में एक तो पानी का एब्जॉर्प्शन हो चुका होता है। इस कोलोन में अंदर की साइड पाइप होती है, नली होती है, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो चीज सॉलिड चीज बन जाती है, और वेस्ट फूड सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है। दूसरा, इस पार्ट में बैक्टीरियाज होते हैं। कौन से बैक्टीरिया, जीवाणु, ई कोलाई जीवाणु, इनका फुल फॉर्म इस्टेरिया कोलाई। और ये जीवाणु क्या करते हैं मैम, जो पचित खाना है उसको किस फॉर्म में लाते हैं, वेस्ट फूड या फेसिस की फॉर्म में लाते हैं, मल जिसको कहा जाता है। और ये बैक्टीरिया खाते क्या है, हमारा वेस्ट फूड, बदले में हमें क्या देते हैं, विटामिन B12। ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन। तो सीधा क्वेश्चन आता है, कौन सा बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी में कौन सा बैक्टीरिया सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है, ई कोलाई बैक्टीरिया। खाता क्या है, वेस्ट फूड, हमें क्या देता है, विटामिन B12। बताओ, सब क्लियर हो गया मैम, सारा क्लियर हो गया। तो अब इस कोलोन पार्ट से वेस्ट फूड कहाँ आता है, रेक्टम वाले पार्ट में। ये कौन सा पार्ट है, रेक्टम। और रेक्टम वाले पार्ट में कुछ देर के लिए वेस्ट फूड स्टोर होता है, देन उसका एक्सक्रीशन कर दिया जाता है एनस के द्वारा या गुद्दे के द्वारा, एनस जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन पार्ट से वेस्ट फूड जो आता है वो कहाँ आता है, वो रेक्टम वाले पार्ट में आता है। और रेक्टम वाले पार्ट में कुछ देर के लिए वेस्ट फूड क्या होता है, स्टोर पड़ा रहता है, स्टोर। और देन उसको क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, उसका उत्सर्जन कर दिया जाता है। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपका पाचन तंत्र। आपने खाए कितने पार्टिकल्स, 3 कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स। और यहाँ पर क्या बना, वेस्ट फूड। और कुछ फूड स्टोर हो गया, तो स्टोर फूड को हमने क्या बोल दिया, ग्लाइकोजन। मतलब ज्यादा फॉर्म में, किसकी फॉर्म में होता है ज्यादा, तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। इतना आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना था। अब मुझे बताइए कि इस सिस्टम से आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कुछ रिपीट करना हो तो मैं रिपीट भी कर सकती हूँ। माउथ, और माउथ में, अंत में सारे पढ़े आपने, कितने टाइप होती है वहां पर, सलाइवरी ग्लैंड होती है, क्या बनता है, सलाइवा। सलाइवा ने किसका पाचन किया, सी फॉर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट का कितना परसेंट, 70%। किस में, ग्लूकोज में। देन खाना कहाँ गया, फूड पाइप में। फूड पाइप का नाम क्या होता है, ओइसोफेगस। और फूड पाइप ने फूड कहाँ ट्रांसफर किया, स्टमक में। स्टमक में कौन सी ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। कितनी चीज बनाती है, 3 चीज। एक एसिड बनता है, एक पेप्सिन बनता है, एक रेनिन बनता है। क्लियर है। पेप्सिन, एसिड HCl, और दूसरा कौन सा,
पेप्सिन, पेप्सिन किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का। किस में करता है? पेप्टोन्स में करता है। कितना परसेंट करता है? 90%। देन तीसरा कौन सा एंजाइम था? रेनिन। किसका करता है? अगर दूध पिया है तो उसका। किस में? केसिन प्रोटीन में। कितना परसेंट? 100%। HCl क्या करता है? इन दोनों को एक्टिवेट करने का काम करता है। क्लियर है? उसके बाद स्टमक के बाद खाना कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। कितने पार्ट? 3। नंबर 1 इज डी, नंबर 2 इज जे, नंबर 3 इज इलियम। ड्यूडेनम से कितने ऑर्गन कनेक्ट है? लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर। लीवर क्या बनाता है? बाइल जूस। कहाँ आकर गिरेगा? ड्यूडेनम में। पैनक्रियाज क्या बनाता है? पैनक्रियाटिक जूस। कहाँ आकर गिरेगा? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में क्या है? खाना। और खाना है तो उस खाने में से जो लीवर ने बाइल जूस बनाया है उसमें से किसका पाचन होगा? लिपिड्स का। कितना परसेंट? 95%। फिर जो पैनक्रियाटिक जूस आया उसमें कितने एंजाइम? 3 एंजाइम। किस किस का डाइजेशन करेगा? एक तो इस 70 को 100% कर देगा, दूसरा इस प्रोटीन को 100% कर देगा, तीसरा इस लिपिड्स को 100% कर देगा। ठीक है। अब जैजुनम में खाना जाएगा, जैजुनम किसको ट्रांसफर करेगा? इलियम में। इलियम में क्या होती है? ऐसी विलाय जो फूड को क्या कर देती है? एब्जॉर्ब। देन कहाँ आएगा फूड? 6 नंबर पे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी कितने पार्ट? 3। सिक्कम, कोलोन, रेक्टम। सिक्कम में क्या होता है? अपेंडिक्स। कोलोन में क्या होता है? बैक्टीरिया। क्या खाते हैं बैक्टीरिया? वेस्ट फूड। हमें क्या देते हैं? विटामिन B12। और रेक्टम में क्या होता है? वेस्ट फूड स्टोर होता है। बस ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। लार्ज इंटेस्टाइन, गणेश गुप्ता आपका आंसर है लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोन पार्ट। बस ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना, कब पढ़ना आप जाने, आपका काम जाने। मैंने तो आपको पढ़ा दिया। इससे ज्यादा इजी लैंग्वेज में मैं तो नहीं पढ़ा सकती। अगर किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो शायद मेरी गलती है उसमें कि मैं उस बच्चे को उसके लेवल पे जाके नहीं समझा पाई। पर मुझे लगता है कि इससे इजी लेवल कोई हो ही नहीं सकता। बताइए, समझ में नहीं आया कुछ को? जल्दी बताइए, फिर नया चैप्टर स्टार्ट किया जाए। जल्दी बताओ। एब्जॉर्प्शन और एडॉप्शन में क्या डिफरेंस होता है वो बताएंगे आगे, अभी समझ में नहीं आएगा। बताएंगे बताएंगे आगे, आपका आंसर देंगे। खाते 3 पार्टिकल हैं। 1 ग्राम अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात कर रही हूं, सी से, कार्बोहाइड्रेट सी का लिखा, सी फॉर कार्बोहाइड्रेट, तो उससे एनर्जी मिलती है 4.2 कैलोरी। अगर मैं 1 ग्राम प्रोटीन की बात कर रही हूं तो 1 ग्राम प्रोटीन से 4.5 कैलोरीज मिलती है। बट अगर मैं बात कर रही हूँ 1 ग्राम लिपिड्स की तो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है लिपिड्स के पास। बट मैम हम ज्यादा तेल और घी नहीं खा सकते, ज्यादा लिपिड्स नहीं खा सकते, क्योंकि क्या हो सकता है? आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है और कोलेस्ट्रॉल जमा होने से हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए हम ज्यादा खाते हैं कार्बोहाइड्रेट। हमारे बॉडी में एनर्जी ज्यादा किससे होती है? कार्बोहाइड्रेट से। बट एनर्जी वाला मॉलिक्यूल ज्यादा कौन सा होता है? लिपिड्स। एल फॉर लिपिड्स। चलो, हो गया? PDF अपलोड करवा दूंगी मैं। चलो बताओ, नया चैप्टर स्टार्ट किया जाए, नया चैप्टर पढ़ाया जाए। योगी गुज्जर जी, मैंने आपका आंसर दे दिया है कि एंडोस्कोपी में क्या करते हैं, इंटरनली किसी ऑर्गन में कुछ होल वोल हो गया हो, ब्लीडिंग हो रही हो तो वो चेक करते हैं। ठीक है। और कोलोनोस्कोपी जो होता है वो फीमेल टर्म होता है। बताओ जी, नया चैप्टर स्टार्ट करें फिर अगला चैप्टर लिखा जाए? ठीक है मैम, अगला चैप्टर लिखा जाए। चलो, यहाँ पे कौन सा चैप्टर पढ़ाऊं मैं आपको जिसका ज्यादा वेटेज है आपके पेपर में, जिससे क्वेश्चंस ज्यादा बन सकते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं? तो नहीं बेटा, केमिस्ट्री की क्लास नेक्स्ट वीक में लगाऊंगी।
अच्छा, आज के लिए इतना बहुत है, इतना क्लास इतना पढ़ेंगे? अच्छा जी, न्यू चैप्टर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करें, फिर बोलोगे हमारा। तो, तारीफ जी मैं आपको बता देती हूँ, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? हिंदी में इसको कहा जाता है अंतःस्रावी तंत्र। देखो आपके सिस्टम का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। क्लियर है? एंडोक्राइन सिस्टम। अच्छा, पीडीएफ इंग्लिश में भी चाहिए? इंग्लिश में भी मिल जाएंगी। फोन के डाउनलोड्स में देखिए गणेश गुप्ता जी, फोन के डाउनलोड्स में देखोगे तो वहां मिलेगा। देखिए आपके चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें क्या पढ़ना है? तो मैम आपने अभी बताया था ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना होता है। क्लियर है? ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना होता है, ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है। अब मैम ग्रंथियां किसको बोलते हैं? तो देखिए ऑर्गन्स दैट कैन प्रोड्यूस जूस, एंजाइम एंड हार्मोन आर नोन एज ग्लैंड्स, आर नोन एज ग्लैंड्स। वे अंग जो जूस, एंजाइम या हार्मोन का निर्माण करें उनको हम बोलते हैं ग्लैंड्स, ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है? अब जो जूस और एंजाइम बनाती हैं, ध्यान से सुनना, ग्लैंड्स किसको बोलेंगे? जो जूस, एंजाइम, हार्मोन बनाए। तो ग्रंथियां कितनी टाइप की होती हैं? तो आपको लिखना है 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड। ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, नंबर 1 इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, और हिंदी में इनको क्या बोलते हैं? बहिश्रावी ग्रंथि। हिंदी में इनका नाम क्या होता है? बहिश्रावी ग्रंथि। अब सुनो ध्यान से, एक्सोक्राइन किसको बोलेंगे? ऐसी ग्लैंड जो जूस या एंजाइम को या तो शरीर के अंदर ही सिक्रीट करें या शरीर के बाहर निकाल दें। ऐसी ग्लैंड्स, विटामिन अगली क्लास में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन और डिजीज अगली क्लास में पढ़ा दूंगे, कोई दिक्कत नहीं है संजय जी। ठीक है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या किसको कहते हैं? मैम एक्सोक्राइन ग्लैंड किसको कहा जाता है? वो जो या तो जूस बनाए या एंजाइम बनाए। अगर इस जूस के अंदर क्या होते हैं? इस जूस के अंदर एंजाइम होते हैं। तो मैम एक्सोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हैं? ऐसी ग्लैंड जो जूस एंजाइम बनाए। अगर इस जूस के अंदर एंजाइम है तो इनका सिक्रेशन कहाँ होगा? हमारे शरीर के अंदर हो जाएगा। अगर इस जूस के अंदर एंजाइम नहीं है तो इस जूस को, इस लिक्विड को हमारा बॉडी बाहर सिक्रीट कर देता है, बाहर इसका स्रावण कर देता है। कैसे? मतलब क्या हो गया? आप सुनो, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे शरीर के अंदर बन रही हो और उसका सिक्रेशन बाहर हो रहा हो, उसको साइंस की लैंग्वेज में जूस कहा जाता है। बट उसका सिक्रेशन बाहर कब होगा? जब उसमें एंजाइम्स नहीं होंगे। अगर एंजाइम है तो उसका सिक्रेशन कहाँ होगा? इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। बट अगर उसमें एंजाइम नहीं है तो उसका सिक्रेशन कहाँ होगा? बाहर होगा। ठीक है मैम, हम नहीं समझ रहे इस जूस का मतलब क्या है, तो कोई बात नहीं। साइंस कहती है आपके जो आंसू होते हैं, जो टीयर्स होते हैं, वो जूस होते हैं। आंसू कहाँ बने? अंदर। आंसुओं में एंजाइम नहीं है, इसलिए कहाँ निकल गए? बाहर। तो साइंस की लैंग्वेज में टीयर्स क्या होते? जूस। नेक्स्ट एग्जांपल दूं मैं आपको, पसीना, स्वेट। आपका जो पसीना होता है वो बनता कहाँ है? अंदर। निकलता कहाँ है? बाहर। तो साइंस की लैंग्वेज में पसीना भी क्या होगा? जूस। तो जूस मैम ऐसी ग्लैंड जो हमारे बॉडी में या तो जूस या एंजाइम बनाए। उस जूस में अगर एंजाइम है तो वो अंदर ही निकल जाएंगे। अगर उस जूस में एंजाइम नहीं है तो ये जो ग्लैंड है, ये जो ग्रंथियां हैं, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, वो उस जूस को बाहर निकाल देती हैं। तो ऐसी ग्लैंड को हम नाम क्या देते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। मैं एक बार डेफिनेशन बोल रही हूँ, एक्सोक्राइन ग्लैंड किसको बोलेंगे? ग्लैंड्स दैट कैन प्रोड्यूस जूस, एंजाइम आइदर इनसाइड द ह्यूमन बॉडी और आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी। वे ग्रंथियां जो या तो मानव के शरीर के अंदर ही जूस एंजाइम बनाए या मानव के शरीर के अंदर जूस का स्रावण बाहर दे दे, उसको हम क्या बोलते हैं? बहिश्रावी ग्रंथियां कहते हैं। उस ग्रंथियों को क्या बोलेंगे हम? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे बॉडी में टोटल कितनी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं? तो देखिए कुछ ये एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है, वो डिटेल में पढ़ना है। पहले आपको पढ़ना होगा कि एक्सोक्राइन कितनी होती हैं।
तो कुछ कुछ बुक्स में लिखा हुआ होता है 6 एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, या कुछ कुछ बुक्स में लिखा होता है 7 एक्सोक्राइन। मैं आपको 7 के 7 नाम लिखवा देती हूँ, कभी कंफ्यूज मत हो। इसलिए कौन कौन सी 6, तो इसको हिंदी में बोलेंगे 6 बहिश्रावी ग्रंथि या 7 भी, दोनों ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं आप। सबसे पहली आती है आपकी टीयर ग्लैंड। टीयर ग्लैंड हिंदी में इसको बोलेंगे आंसू बनाने वाली ग्रंथि। आंसू बने कहाँ? अंदर, निकले कहाँ? बाहर। तो ये आंसू बनाने वाली ग्रंथि किसका एग्जाम्पल होंगी? एक्सोक्राइन ग्लैंड का। और आंसू बनाने वाली ग्रंथि का नाम होता है लैक्राइमल ग्लैंड। ऐसी ग्लैंड जो आंसू बनाती है उनका नाम होता है लैक्राइमल ग्लैंड। और आंसू कहाँ बनते हैं? आंख के अंदर। तो लैक्राइमल ग्लैंड का लोकेशन कहाँ होगा? तो मैम लैक्राइमल ग्लैंड कहाँ होगा? आंख में होगा। आई, दोनों आंखों में 2 लैक्राइमल ग्लैंड होती हैं। दूसरा, ऐसी ग्लैंड जो पसीना बनाती हैं उनको बोलते हैं हम स्वेटिंग ग्लैंड। स्वेटिंग ग्लैंड हिंदी में बोलेंगे पसीना बनाने वाली ग्रंथियां। पसीना बनाने वाली ग्रंथि। क्यों मैम? क्योंकि पसीना बनता कहाँ है? अंदर, और पसीना निकलता कहाँ है? बाहर। तो आपने बोला कोई भी ऐसी चीज जो ह्यूमन बॉडी के अंदर बनी थी बाहर निकल गई, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल। पसीना बनाने वाली ग्रंथि कहाँ होती है? ह्यूमन की स्किन के ऊपर होती है, ह्यूमन की त्वचा के ऊपर होती है। नेक्स्ट, तीसरा इसका एग्जाम्पल क्या आता है? तीसरा आता है इसका लीवर, यकृत। मैम लीवर क्यों बनाया आपने, या क्यों लिखा? क्योंकि मैंने बताया लीवर क्या बनाता है? जूस। और वो जूस किसकी तरह काम करता है? एज ए एंजाइम की तरह काम करता है। और जूस बनाने वाली ग्रंथि कौन सी? एक्सोक्राइन। और लीवर कहाँ होता है? तो लीवर कहाँ होता है जी? स्टमक के राइट पार्ट में होता है, और इसको आप कह सकते हैं एब्डोमिनल। हिंदी में इसको बोलेंगे उदर गुहा या पेट गुहा। एब्डोमिनल, पेट गुहा। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है? नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल होता है पैनक्रियास। पैनक्रियास क्यों लिखा मैम आपने? क्योंकि बेटा पैनक्रियास तो एज ए मिक्स्ड ग्लैंड काम करती है। अग्नाशय को तो चाहे आप एक्सो में पढ़ो चाहे एंडो में पढ़ो, अग्नाशय द्वारा भी तो एंजाइम बन रहे थे, अभी तो लिखवाया मैंने। और पैनक्रियास कहाँ होती है? बिहाइंड द लीवर। बिहाइंड द लीवर, लीवर के पीछे की साइड, ये भी बता चुकी हूं मैं। ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर पे इसका एग्जाम्पल आता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, लारीय ग्रंथि। क्यों आया इसका एग्जाम्पल? क्योंकि एक तो लार बनाती है, लार बनता अंदर है निकलता बाहर। दूसरा, लार कभी कभी बाहर भी तो टपक जाता है ना। हाँ, और लार में एंजाइम भी होते हैं। इसकी लोकेशन पूछे, माउथ में, मुंह में होती है सलाइवरी ग्लैंड, पता ही है आपको। 6 नंबर पे इसका एग्जाम्पल आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड किसको बोलते हैं? जो हमारे स्टमक के अंदर होती हैं। अमाशय ग्रंथियां कहाँ होती हैं? इसकी लोकेशन तो स्टमक में। तो ये 6 जो होती हैं वो मेन होती हैं। इसके अलावा 7 नंबर पे जो ग्लैंड होती हैं उनका नाम होता है मैमली ग्लैंड। और मैमली ग्लैंड किसको बोलते हैं? ऐसी ग्लैंड जो दूध बनाती हैं, दूध बनाने वाली ग्रंथि, जो सिर्फ फीमेल्स में होती हैं। दूध बनाने वाली ग्रंथि मेल्स में नहीं होती हैं, फीमेल्स में होती हैं। ठीक है। तो ये मैमली ग्लैंड कहाँ होती हैं? तो फीमेल्स के चेस्ट वाले पार्ट पे होती हैं। और आपको लिखना है इट इज फाउंड इन ओनली फीमेल्स। ये सिर्फ लड़कियों के शरीर में पाई जाती हैं। दूध बनता अंदर है निकलता बाहर है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल होंगी? मैमली ग्लैंड भी। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? तो ये भी एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल है। दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ये चेस्ट वाली लोकेशन किसकी है? मैमली ग्लैंड की है। क्लियर है? ये 7 क्या होती हैं? वैसे तो इस गैस्ट्रिक ग्लैंड को बहुत रेयर काउंट करते हैं, बुक्स में लिखा हुआ होता है। आप तो 7 वाला ऑप्शन ही सही करना, यहाँ पर आप 7 ही लिख लो। वैसे 6 मेन होती हैं और एक और अलग भी होती है। कभी कभी बुक्स में मैमली ग्लैंड नहीं लिखा होता है, कभी कभी गैस्ट्रिक ग्लैंड नहीं लिखा हुआ होता है। आप 7 याद रखो। फिर रिपीट करूं, टीयर ग्लैंड का नाम क्या? लैक्राइमल।
आंसू बनते कहाँ है? अंदर। निकलते कहाँ है? बाहर। किसका एग्जाम्पल होगा? एक्सो का। कहाँ पर होती है? आंख में। पसीना बनता कहाँ है? अंदर। निकलता कहाँ है? बाहर। कहाँ होती है? स्किन में। लीवर क्या बनाते हैं? बाइल जूस। तो जूस बनाने वाली ग्लैंड क्या होगी? एक्सोक्राइन। तो ये कहाँ होते हैं? एब्डोमिनल। एब्डोमिनल किसको बोलते हैं? पेट वाले पार्ट को। नेक्स्ट पेनक्रियास। पेनक्रियास तो दोनों की तरह काम करती है मैम, चाहे यहां पढ़ो चाहे वहां पढ़ो, आपको पढ़नी तो पड़ेगी ही। ठीक है, पेनक्रियास कहाँ होती है? लीवर के पीछे की साइड, अभी बताया था मैंने। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड, लार। लार बाहर भी निकलता है, थूकते हैं ना, थूकते हैं ना, या लार टपकता है ना, और लार में एंजाइम भी होता है। तो एंजाइम बनाने वाली ग्रंथि कौन सी? एक्सो। कहाँ होती है? माउथ में। नेक्स्ट गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होती है? स्टमक में। क्या बनाती है? एंजाइम। उसके बाद मैमली ग्लैंड, ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है, दूध बनाने वाली ग्रंथियों का नाम क्या होता है? मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड इज नोन एज मैमली ग्लैंड। किसमें होती है? फीमेल्स में। कहाँ होती है? चेस्ट वाले पार्ट में। बता देंगे। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि इन 7 में से सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है और सबसे छोटी एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम बताओ। अब आप मुझे बताएंगे इनमें लार्जेस्ट कौन सी होनी चाहिए और इनमें स्मॉलेस्ट कौन सी होनी चाहिए। जल्दी बताओ। आपसे एग्जाम में पूछेगा लार्जेस्ट एक्सोक्राइन का नाम बताओ, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड का नाम बताओ, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि का नाम बताओ। और ये तो इतनी बार रिपीट हुआ आपके एनटीपीसी के एग्जाम में भी। सबसे बड़ी, हाँ इंसुलिन मिल सकता है, पढ़ाएंगे आगे, रुक जाइए सब पढ़ाएंगे इंसुलिन वगैरह। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि का नाम बताओ। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो आपको आंसर देना है लीवर। लीवर इज द हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, या आप बोल सकते हैं ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। स्वेटिंग ग्लैंड आंसर गलत है, गलत है, वो सेकंड लार्जेस्ट होती है, जिसने बताया है। अब पूछे आपसे स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड का नाम, स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड का नाम, सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि। आपको आंसर देना है टीयर ग्लैंड, और टीयर ग्लैंड का नाम क्या होता है? लैक्राइमल। तो लैक्राइमल इज द स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड लीवर इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मानव के शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि यकृत लीवर है, और मानव के शरीर की सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि लैक्राइमल या आंसू बनाने वाली ग्रंथि है। टोटल कितनी होती है? 7। टोटल कितनी होती है? 7। वैसे 6 लिखा होता है बुक्स में, वो देख लेना कौन सा मिस करते हैं बुक्स वाले। ये आपको एक्सोक्राइन पढ़नी थी। बता देंगे लीवर सबसे बड़ा होता है और टीयर ग्लैंड सबसे छोटा होता है। ये मैंने एक्सो में बोला है, एंडो में नहीं बोला है। एंडो में बड़ी छोटी अलग होंगी, सिर्फ एक्सो की बात हो रही है। वैसे आपके बैच में सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, फालतू का कमेंट नहीं करते हैं आपके बैच में। अच्छा लगा हमें ये चीज देख के। ठीक है, तो एक्सोक्राइन आप आज यहां तक आज के लिए। हाँ, लीवर भी सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, लीवर इज द हैवीएस्ट ऑर्गन। नहीं, अगर पूछे लार्जेस्ट ऑर्गन तो आंसर देना है स्किन, अगर पूछे हैवीएस्ट ऑर्गन तो आपका लीवर। इंजीनियर्स जय भीम। तो आप, मैंने बता दिया लार्जेस्ट ऑर्गन पूछेगा तो स्किन होगा, बट हैवीएस्ट ऑर्गन पूछेगा तो क्या होगा? तो आपका लीवर होगा। अब बताओ जी, यहां तक कोई डाउट हो? एक्सोक्राइन ग्लैंड आपने पढ़ लिया। मैम ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, आपने आज बहिस्रावी ग्रंथि तक पढ़ा दिया। अब मैंने दूसरा अगली क्लास में स्टार्ट करूंगी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अगली क्लास में स्टार्ट करूंगी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्योंकि मुझे लगता है आज के लिए बहुत हो गया, इससे ज्यादा आप लोग नहीं ले पाएंगे। मैम बस इनके नाम पढ़ना है। हाँ सुजीत जी, बाकी तो पढ़ा दिया है मैंने, लाइक सलाइवरी ग्लैंड से कौन सा एंजाइम पड़ता है वो भी मैंने बता दिया।